और आज के दिनशाला को जो विषय है का संबंध में थोड़ी सी हम आपको एक पूर्व पीठिका भूमिका बता दूं ये कि सन 2012 में चंद्रमणि दफ्तरी का माइक बंद करो। हाँ भाई माइक सब लोग बंद कर दो। चंद्रमणि दफ्तरी का माइक बंद करो। हाँ बंद शुरू करो आप शुरू हमारी बात। हाँ बिल्कुल आप शुरू कर दो। सन 2012 में उज्जैन में मध्य प्रदेश शासन और कालिदास अकादमी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संवाद सेमिनार में 11 देशों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे। उसमें भाषा विमर्श सत्र की अध्यक्षता मनमोहन जी चौधरी ने की थी और यह अध्यक्षता करते हुए उन्होंने शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर निमाड़ी के वर्ण वर्तनी और अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान पर अपने शोध से अवगत कराते हुए निमाड़ी को व्याकरण एवं भाषा विज्ञान की कसौटी पर एक समृद्ध लोक भाषा होने के ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए थे। इसी वजह से आज हमारी निमाड़ी बोली भाषा की श्रेणी में सम्मिलित हो गई है और उन्हीं प्रमाणों में से एक विलंबित अ की संक्षिप्त चर्चा आज की निमाड़ी अध्ययनशाला में मनमोहन जी चौधरी के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए। तो आप सभी का स्वागत है और चौधरी साहब से निवेदन है कि वे अपनी अध्ययनशाला प्रारंभ करें। सभी का अभिवादन। सबने को नमस्कार, सबने को स्वागत। आज हमारा निमाड़ी अध्ययनशाला को दूसरा पाठ है। पिछले पाठ में हमने भाषा का जो भारतीय आर्य भाषाओं में अपने देश में निमाड़ी का स्थान, निमाड़ी के उद्गम विकास की यात्रा, उसके वर्णमाला, उसके सर्वनाम, विभक्तियां, कारक और कारक के रूप, श्रुति वर्ड जो होते हैं उनके बारे में ऐसे कुछ संक्षिप्त जानकारी पिछली कक्षा में हमने ली थी और दी थी। आज एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा गंभीर विषय है, भाषा के हिसाब से गंभीर है, क्योंकि पूरी भाषा की पूरा संस्कार जो है निमाड़ी भाषा का वो इस वर्ण और इस ध्वनि के ऊपर आधारित है। अगर इसको हटा दिया जाए तो फिर निमाड़ी निमाड़ी नहीं रहती। ये एक प्रकार से निमाड़ी भाषा में सुरखाब का पंख है, विलंबित अ। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विलंबित अ संस्कृत के जमाने से अभी तक कहीं कहीं भाषा में कमोबेश उपयोग में आ रहा है, परंतु किसी भी भाषा में, संस्कृत सहित किसी भी भाषा में आज तक, अभी निमाड़ी को छोड़ दें, तो इसका कहीं कोई वैज्ञानिक या व्याकरणिक विश्लेषण या इसकी पूरी जानकारी या इसके सटीक प्रयोग या कोई इसके ठोस नियम कहीं पर भी नहीं है। इसका कोई पूर्व इतिहास या अनुभव नहीं था, लेकिन निमाड़ी में बहुतायत से हम प्रयोग में इसको ला रहे हैं। तो इसके ऊपर जो भाषा का विज्ञान इस ध्वनि के ऊपर निमाड़ी में जो हमने कर लिया है और जिससे बहुत ही व्यवस्थित हो गया है ये हमारी ध्वनि, और वो निमाड़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, लेखकों के लिए विशेष करके, और उनके लिए भी जो कभी संपादन करते हैं या कभी प्रूफ रीडिंग करते हैं या एक दूसरे की रचनाओं को उसकी त्रुटियां देखते हैं, उसको संशोधित करते हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग हम सब करते आ रहे हैं, आप लोग सब कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उपयोग हम जब चीज का करते हैं तो उसके पीछे उसकी पृष्ठभूमि भी अगर हमें पता हो तो उपयोग करने में हम और अधिक हमारे में थोड़ा विश्वास पैदा हो जाता है और उसको हम बहुत अच्छी तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं और फिर उससे भाषा में निखार ला भी सकते हैं। तो इसलिए
हम ये मान के चलते हैं कि आप सब उसका उपयोग कर रहे हैं और आपको उसकी जानकारी भी है, लेकिन मैं उसको आपको उसकी व्याकरणिक जानकारी, जिसको हम बोलते हैं उसकी तकनीकी बातें और उसका वैज्ञानिक अध्ययन, और इस तरह से कि आप अधिकार पूर्वक उस बात का प्रयोग कर सके और किसी को कह सके, हम इस स्थिति में आने के लिए उसकी चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं अपने कागज वो स्लाइड से निकालूंगा, उसके ऊपर बताऊंगा। आप सभी से जो अभी सुन रहे हैं या जो बाद में भी इस रिकॉर्डिंग को देखें, उनके से ये निवेदन है कि आप लोग उसको बहुत ही ध्यान से इस बात को सुनिए। एक एक बात को एक एक कहे हुए उसके जो प्रकरण है जो मैं बता रहा हूं, आप उसको जितना ध्यान से सुनेंगे आपको वो बात उतनी सरल लगेगी। अगर उसको हम ध्यान से उस पर केंद्रित नहीं करेंगे तो वो ऐसा लगेगा जैसे सिर के ऊपर से जा रही है। बात बहुत सरल है, लेकिन भाषा की है, व्याकरण की है, थोड़ी तकनीकी चीज है, तो हमें उसमें थोड़ा सा ध्यान को अधिक केंद्रित करने की आवश्यकता है। मैं अपनी बात यहां से करके और आपको स्लाइड निकाल के दिखाता हूं और हम अपनी अध्ययनशाला शुरू करते हैं विलंबित अ से। बीच में अगर आपको कोई जिज्ञासा है, कुछ है, तो उसको थोड़ा अपने पास रखिए। आप उसमें लिख भी सकते हैं, टाइप कर सकते हैं और बाद में हम विचार भी कर लेंगे। लगभग आप सब बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। काका जी, आप थोड़ा सा सेंटर कर दो स्क्रीन का, क्योंकि आप बिल्कुल एक साइड जाइएगा। हाँ भाई, हाँ, आप थोड़ा सा आप स्क्रीन थोड़ी सी सेट कर लो, बीच में नहीं आइएगा, आप थोड़ा सा एक साइड जाइएगा। हाँ मारो। हाँ, आपको अच्छा, ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है। कर्मा जी, अभी किस, हाँ वहाँ आइगो अभी आई हो ठीक से? हाँ बिल्कुल नहीं, यूट्यूब पर आपको जो लिंक हुई रही ओके। वो बिल्कुल एक साइड हो रहा आप लाइव स्ट्रीमिंग स्क्रीन ठीक देखे रोज भाई? लाइव स्ट्रीमिंग में आप एक साइड हो रहा, तो थोड़ा सा और आपको हैं? लाइव स्ट्रीमिंग में आपकी हाँ। जो चेहरो एक तरफ जाए रहो, यहाँ तो आपको ठीक देखे रहो बीच में। अच्छा, ऐसा करूं? नहीं ठीक से हाँ दादा ठीक से शुरू करो। ठीक प्रणाम। से आप शुरू करो। अच्छा, ओके, अभी आप तो ये स्क्रीन ठीक से दिखाई रहो नहीं पूरा? हाँ और दिखाइए, अच्छा से दिखाइए। ओके, तो हम आज का 8 नवंबर का हमारा ये पाठ शुरू करते हैं। तो ललित का ये कहना है कि जो प्रसारण हो रहा है उसमें अब ठीक से नहीं दिख रहा है वैसा। हाँ, उसमें एक तरफ जा रहे हैं, यहाँ तो आप सही दिख रहे हैं। नहीं, मैं किस तरफ करूं? अभी देखो, अभी ठीक है? बोलो। बताओ ललित जी, बताओ। और थोड़ा सा ठीक है भैया, ठीक है। थोड़ा सा कैमरे का नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे करूं? हाँ, थोड़ा सा, बस। हाँ ठीक है। अभी ठीक आ रहा है? हाँ ओके, हाँ ठीक है, अभी थोड़ा सा ठीक है। हाँ ठीक है, अब थोड़ा किधर करूं? हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। आप चेहरा आ रहा है आपका अच्छे से। ओके, हाँ तो हम शुरू करते हैं। हाँ, प्रेजेंटेशन शुरू कर दीजिए। निमाड़ी की विशेष ध्वनि पाठ आज 8 नवंबर का दूसरा पाठ है हमारा। निमाड़ी की विशेष ध्वनि अयोगवाह ध्वनि विलंबित अ, ये हमारा आज का शीर्षक है। अयोगवाह वर्ण हिंदी भाषा में भी होते हैं। हिंदी में 2 अयोगवाह वर्ण है, एक है अम अनुस्वार और एक है विसर्ग। विसर्ग तो आजकल हिंदी में भी उपयोग में नहीं आता है, वर्णमाला से इसे हटा दिया है, ये सिर्फ तत्सम शब्दों में ही उपयोग में आता है। अनुसार का उपयोग अच्छी तरह से हिंदी में हो रहा है।
निमाड़ी में भी ये ध्वनियां उसी प्रकार से है। हमारे निमाड़ी में अयोगवाह वर्ण 2 हैं। एक तो हिंदी के समान ही विसर्ग, ये हिंदी के समान अनुस्वार है, जैसा हिंदी में अनुस्वार है वैसे हमारे निमाड़ी में भी अनुस्वार है, लेकिन हिंदी में विसर्ग एक ध्वनि है, निमाड़ी में विसर्ग की जगह विलंबित ये ध्वनि है। ये फर्क है। बाकी हमारे पास भी अयोगवाह वर्ण है और ये 2 वर्ण है। अब अनुस्वार में कैसे होते हैं, अनुस्वार को आज हम नहीं लेंगे, अगली कक्षा में इसको जब हम नासिक के ध्वनियां पढ़ेंगे तब इसको लेंगे। जैसे अंगो, गंगाल, मंदिर, इसमें जो एक नाक से ध्वनि अम की जो निकल रही है हमारी, ये नासिक के व्यंजनों की ध्वनियां होती है, पंचमाक्षर जो हमारे होते हैं वर्णमाला में। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अगली बार पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ विलंबित अ के ऊपर है तो केंद्रित कर रहे हैं हमारे अध्ययन को। ये विलंबित अ जैसे मख, उनख, आग, भाग, ये शब्द हैं, इसमें जिस प्रकार से उपयोग में आती है। अब ये विलंबित अ और अनुस्वार को, ये ध्वनियों को हम अयोगवाह क्यों कहते हैं? अयोगवाह यानी कि योग न करते हुए भी जो वहन किया जाए, अर्थात इसमें योग यानी जोड़, बिना जोड़ के ये अगर हम उसको ढोते हैं, सहन करते हैं, निर्वहन करते हैं, तो उसको अयोगवाह कहते हैं ये ध्वनियों को। साधारण भाषा में हम इसको इसी तरह कह सकते हैं कि बिन फेरे हम तेरे, ये हमारा एक कहावत है, इसको हम सभी लोग समझते हैं। बिना जोड़ किए हुए, बिना योग किए हुए अगर एक ध्वनि दूसरी ध्वनि के साथ में रहती है और उसके साथ वो निर्वहन करती है तो वो अयोगवाह ध्वनि कहलाती है। इसलिए हम इसको अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। थोड़ा सा इसको हम आगे है तो और समझेंगे। इसको अलग अलग भाषाओं में कोई खंड आकार बोलता है, खंडाकार, कोई लुप्त आकार बोलता है, लुप्ताकार, कोई आंशिक अ बोलता है, कोई अदीर्घ बोलता है, कोई अदृश्य अस्वर बोलता है, कोई प्लुत स्वर भी कहता है। प्लुत स्वर से हम सभी परिचित है, 3 मात्रा का एक जो स्वर होता है। इस प्रकार से अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। चूंकि इसका कोई एक व्याकरणिक अध्ययन ढंग से कहीं हुआ नहीं आज तक, तो इसलिए इसका कोई एक ठोस प्रमाण या इसका कोई नाम या इसको उपयोग की विधि या प्रयोग के इसके तरीके कहीं मिलते नहीं है। इसे कोई अ के स्थान पर प्रयोग में लाता है, कोई दीर्घ स्वर के लिए लाता है, कोई गुरु मात्रा यानी जो हम मात्राएं गिनते हैं छंदों में, तो बड़ी मात्रा के लिए या 2 मात्रा के लिए काम लेता है, कोई त्रिमात्रिक भी बोलता है। अब एक ही ध्वनि को कोई 2 मात्रा बोलता है, कोई आधी मात्रा भी बोलता है, या आधे स्वर के रूप में भी उपयोग में आता है कहीं कहीं, और कहीं त्रिमात्रिक यानी प्लुत स्वर के रूप में भी कोई इसको उपयोग में करते हैं। कोई इसको शब्द के मध्य में उपयोग में लेते हैं, जैसे कि ये ओम शब्द आप देख रहे हैं ओ और म के बीच में है, तो कोई अ की ध्वनि को खींचने का जहां संबंध होता है, जैसे ओ, तो इस तरह से प्रयोग में लेते हैं। ये अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इसका और इसको बारे में सोचते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण के लिए दिया है, ओम शब्द संस्कृत का है, ओ और म के बीच में ये है, तो ये विलंबित अ का जो चिन्ह है ये प्लुत यानी 3 मात्रा को प्रदर्शित करता है। इस वजह से पुराने ग्रंथों में आपको ओ के बाद 3 और फिर म के ऊपर अलंत ओम इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा। कई बार बहुत सारे लोग इस बात में असमंजस में पड़ जाते हैं और थोड़ा इसमें इसको ठीक से नहीं समझ पाते हैं, और इसको लोग ओ उ और म भी बोलते हैं, इस 3 को उ समझ लेते हैं। ये ओ उ म की ध्वनि नहीं है, चलो ये हमारा अभी का विषय भी नहीं है। ये ओम इस प्रकार से एक चिन्ह बन करके भी वर्ण चिन्ह के रूप में भी आता है। तो ये तो रहा इसका प्रयोग अलग अलग जगहों पर जो कैसे लोग करते हैं उसके बारे में। अब जो योग की बात आई थी, योग और अयोग जो ध्वनियां कैसे योग करती है, क्योंकि हम भाषा और ध्वनि और उसके व्याकरण और विज्ञान के बारे में सीख रहे हैं, तो थोड़ी सी जानकारी ये भी हमारे लिए आवश्यक है।
कि ध्वनियां योग कैसे करती है। जैसे क, ये क व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन, इसको हम आधा क बोलते हैं। इसमें आ की मात्रा अगर हमने जोड़ दी तो हम इसको का बोलेंगे, ध्वनि भी का हो जाएगी और इसका रूप भी बदल गया। यहाँ पर क ऐसा लिखा हुआ था आधा क, उसके बाद अ में आ की मात्रा ये स्वर उसके साथ लगा था। जब ये हमने का लिख दिया तो का में दोनों का रूप समा गया, ये योग हो गया इसका ध्वनियों का। अब इसमें आ का अस्तित्व भी खत्म हो गया और क आधे का अस्तित्व भी खत्म हो गया, तो ये एक में हो गई है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि इस ध्वनि ने योग कर लिया है। दो ध्वनियों ने, एक व्यंजन और एक स्वर ने योग हो गया है। जैसे त रो का तो हो गया। अब अयोग में क्या होता है, हमने अ स्वर लिखा, उसके आगे अयोगवाह ध्वनि का चिन्ह लगाया, इनको जोड़ करके और जो हमारा वर्ण बना वो अ और उसके आगे यह हमने जो अंग्रेजी के एस का जो वर्ण लिखा है, यानी जो विलंबित अ का निशान लगाया है, ये इस प्रकार से हो गया। ये ख लिखा और उसमें हमने विलंबित अ की ध्वनि मिलाई तो ख हो गया। तो अब ये जब ख अलग था तो ये इसका अस्तित्व अलग था, इसका अस्तित्व अलग था, लेकिन यहां मिल करके इन्होंने रूप तो एक ले लिया है लेकिन अस्तित्व दोनों का बरकरार है। ख ने अपनी पहचान नहीं छोड़ी है, विलंबित अ ने अपनी पहचान नहीं छोड़ी है, यानी ये साथ में जरूर रहेंगे। अगर साथ में न रहेंगे तो इसका ये ख जो है ये निरर्थक हो जाएगा। सिर्फ ख बोलने से या सिर्फ अ बोलने से कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन ख के साथ में हमने ये जो ध्वनि लगा दी है तो ये हमारा है। तो ख ये हमारी विभक्ति हो गई, कर्ता की विभक्ति हो गई, इसका अर्थ को हो गया। जैसे मख, तुख, ओख, उनख, ये इसका अर्थ ख लगने से को हो गया, तो ये अर्थपूर्ण हो गया। लेकिन इसकी अपनी अपनी सत्ता बरकरार है, इसीलिए ये अयोग है। यही काम हमारा विलंबित अ कर रहा है कि वो योग नहीं कर रहा है लेकिन वो साथ में जरूर है। अभी संस्कृत में कैसे ये काम कर रहा था, ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि इसके लिए आवश्यक है कि हमको भविष्य में, जैसे आज मैं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि बाद में भी एक ऐसी हमारी एक स्कूल या संस्था बनती रहे, चलती रहे, कि आगे के लोग और उनके बाद वाली पीढ़ियों को बताएं, सिखाएं, और ये चीजें चलती रहनी चाहिए। तो थोड़ी सी उसके हमें पृष्ठभूमि भी जानकारी चाहिए कि संस्कृत में जैसे सो अहम ये शब्द होता है और उसमें स्वर संधि होने से वो सोहम हो जाता है, तो इसमें से अ हट गया। यहाँ चंद्रोपी, चंद्र और अपी है, यहाँ विसर्ग संधि हो गई तो चंद्रोपी हो गया, तो इसमें से अ हट गया। तो ये अ हट जाता है जहां पर संस्कृत में, वहां पर ये लगा दिया जाता है। इसको संस्कृत वाले इसको अवग्रह बोलते थे, अभी भी बहुत सारे लोग इसको अवग्रह बोलते हैं। इसको खंडाकार बोलते हैं संस्कृत में, यानी एक खंड जो है, अकार यानी अ की ध्वनि, यहाँ पर अ की ध्वनि का खंड हो गया। अ की ध्वनि हमें दिखाई नहीं दे रही है, ध्वनि है लेकिन अ हमें वर्ण नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए उसका खंडन हो गया है, इसलिए उसको खंडाकार बोल करके यहाँ लगाते हैं। इसी प्रकार से इन शब्दों में जो स्वर ध्वनि और विसर्ग संधि में इन्होंने लगाया है, इसको ये अवग्रह संधि भी बोलते हैं। और इससे ज्यादा पाणिनि की संस्कृत में, उनके व्याकरण में इससे अधिक इसका कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ इतना ही लगा है कि यहाँ ऐसे लगाया जाता है। अब इसका हम पूरा उल्लेख जो है वो हम आगे करेंगे। कोरकू भाषा में भी इसका उपयोग होता है। कोरकू में ओड़ा शब्द में और अड़ा के बीच में लगता है, उसका मतलब वटवृक्ष है। उकड़ा यानी परोसना एक शब्द है, वहां पर भी उ और कड़ा के बीच में यह ध्वनि आई हुई है। 2 दिन पहले मैंने कोरकू के एक विद्वान से पूछा था जिन्होंने शब्दकोश बनाया है, उनसे बात करी थी, तो उनको भी इसका अर्थ, वो बोले कि नहीं, हमने कभी इसका अर्थ नहीं समझा है और हमारी भाषा में इसका कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ लोग कहते हैं, लोग ये चलता है शब्द तो हमने लिखा है। बिहारी और भोजपुरी में, भोजपुरी के बहुत अच्छे एक विद्वान है, अपने देश के माने हुए भाषा वैज्ञानिक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनसे भी मेरी बात हुई है। मगही में भी इसका उपयोग बहुत होता है, लेकिन वहां पर भी इसका व्यवस्थित शास्त्र नहीं है, उपयोग होता है। जैसे उनका से तू कम सुंदर हो, क्या तुम उससे कम सुंदर हो, यहाँ पर इस तरह से इसका प्रयोग किया गया है। अब ऐसे कुछ कुछ भाषाओं में है
आप देख रहे हैं कि संस्कृत से लेकर यानी 5-5,500 से लेकर साल पहले से लेके अभी भी ये जो भाषाएं हैं, इसमें एक भाषा हिंदी की भाषा है, हिंदी की बोलियों में से है बिहारी और उसकी उपभाषाएं, और कोरकू जो है ये आदिवासी भाषा है, आदिवासियों के क्षेत्र की वनवासियों की भाषा है, इसमें भी ये है। यानी परिनिष्ठित भाषा संस्कृत आदि भाषा से लेकर आज की हिंदी तक, और बीच में ये हमारी आदिवासी वनवासी बोलियों में सब दूर इस वर्ण का प्रयोग होता है, इस ध्वनि का प्रयोग होता है। लेकिन धीरे धीरे अब वो प्रयोग कम होते जा रहा है क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा है या फिर उसके ऊपर कार्य नहीं हुआ है। अब निमाड़ी में विलंबित है, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं कि ये निमाड़ी में इसका स्वरूप क्या है। जैसे हमने अभी बात करी है, अयोगवाह ध्वनि है, ये स्वर ध्वनि है। अयोगवाह स्वर और व्यंजनों के बीच में वर्णमाला में रखा जाता है क्योंकि ये वास्तव में स्वर नहीं है, लेकिन ये स्वर के समान ये मात्राएं इनकी बनती है। निमाड़ी की 12 खड़ी में भी हमने इसको इसकी स्थान दिया है और इसकी मात्रा है। ये जो हम एस लगा रहे हैं, ये विलंबित अ का चिन्ह, यही इसकी मात्रा है। इसका प्रयोग अकार, अब यहां से आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, इसका प्रयोग अकार में लंबन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अकार यानी अ की ध्वनि, लंबन यानी थोड़ा उसमें फैलाव। यहाँ खिंचाव और लंबन में थोड़ा सा अंतर है। खींचने में हम जोर से खींचते हैं, लंबन में एक स्वर की लहरी है जो तरंग के समान आती है और ये भाषा में मिठास भी लाती है। तो यहाँ अ में इसका लंबन होता है, इस प्रयोग यहाँ होने से, और वर्णमाला में इसे स्वरों और व्यंजनों के मध्य यानी अयोगवाह वर्ण के रूप में रखा गया है। इसका तीसरा गुण यह है कि इसके वर्ण के उच्चारण की अवधि ईशत दीर्घ है। ईशत दीर्घ यानी 2.25 मात्रा की है। इसे थोड़ा सा समझाऊंगा मैं संक्षिप्त में। हर स्वर, हर वर्ण की एक अवधि होती है उच्चारण करने की, कि हमें किसी वर्ण को कितनी देर तक हमें उसको बात करना है, कितनी देर तक हमें उसको समझाना है, उच्चारण करना है, और उसके आधार पर उसके फिर हम वर्तनी बनाते हैं। प्राय हमारे पास में अगर हम एक केंद्रीय शब्द ले लेते हैं, जैसा क ले लिया, एक कोई भी शब्द अक्षर लेके उसकी केंद्रीय ध्वनि बनाते हैं, चाहे अ ले ले या क ले ले, तो क को बोलने में यदि हम 1 सेकंड का समय लगाते हैं तो का को बोलने में हम लगभग उससे दुगना यानी कि 2 सेकंड का समय लगाते हैं। जैसे क का, तो ये हमारे उच्चारण से समझ में आ गया लिखने वाले को। अगर मैं बोल रहा हूं और कोई व्यक्ति उसको लिख रहा है तो मैं क बोलूंगा तो वो कैसा लिखेगा और का बोलूंगा तो कैसा लिखेगा, ये मेरे उच्चारण के ऊपर है, ये उच्चारण की अवधि पर है। अब क से नीचे अगर हम जाएं, शुद्ध व्यंजन की बात करें यानी आधा हलंत वाला क की बात करें तो क, हम उसको इस प्रकार से बोलेंगे। इसका मतलब हुआ कि वो जो है वो 1 मात्रा से भी आधा है, उसको 1 सेकंड से भी कम यानी आधे सेकंड का समय लगेगा। तो एक आधे सेकंड का समय लगा, केंद्रीय स्वर में, केंद्रीय ध्वनि में 1 सेकंड का लगा, और दीर्घ में 2 सेकंड का लगा। तो अब इनके भी नाम होते हैं, एक लघु और एक दीर्घ। लघु यानी ह्रस्व, तो केंद्रीय ध्वनि यानी अगर हम क को ह्रस्व कहते हैं तो आधे क को हम अर्ध ह्रस्व कहेंगे, आधा मात्रा, और का को हम दीर्घ कहेंगे। तो ह्रस्व और दीर्घ 1 और 2 मात्रा के बीच में भी मात्राएं होती हैं। बहुत सारी स्वर ध्वनियां और बहुत सारी मात्राएं होती है। आजकल इतनी गहराई में कोई अध्ययन नहीं करता है, लेकिन भाषा विज्ञान में यह है। तो ह्रस्व के बाद में दीर्घ, और ह्रस्व और दीर्घ के बीच में अर्ध दीर्घ यानी आधा दीर्घ, अर्थात 1.5 मात्रा की भी ध्वनियां होती है। लेकिन हम हिंदी में 1 मात्रा 2 मात्रा की ही बात करते हैं। तो 1 और 2 मात्रा के बीच में, अब ज्यादा ध्यान से सुनिए भाई,
एक और दो मात्रा के बीच में, यानी ह्रस्व दीर्घ का एक पॉइंट अगर बनाए, यानी कि 1.5 यानी 1.5 की बात करें, तो 1.5 और 2 के बीच में, यानी ह्रस्व दीर्घ और दीर्घ के बीच में, यानी 1.5 और 2 के बीच में, उतनी देर में अगर कोई बात हम करते हैं, उच्चारण की मात्रा की बात करते हैं, तो उस बिंदु को हम ईशत दीर्घ कहते हैं। ईशत दीर्घ यानी 1.25, 1.5 और 2 के बीच। तो 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में, यानी दशमलव 34 अगर हम बात करें, 0.75 की बात करें, तो ये 1.25 जो समय हुआ मात्रा का, उतनी अवधि में हम हमारे विलंबित अ का उच्चारण करते हैं। ये हमने बहुत रिसर्च के बाद में इस बात को करके निकाला है। इसको हमने ग्राफ और रेखाओं के बारे में, रेखाओं से उसको हमने प्रदर्शित भी किया है। तो ये हमारी ध्वनि ईशत दीर्घ है। इसको हम ऐसा नहीं कि इतनी देर तक नहीं बोल सकते, हम क और का के बीच में इसको बोलते हैं, जैसे आग, पाछ, एक, ओख, इस प्रकार से हम उस ध्वनि का उच्चारण करते हैं। अब हमने यहाँ पर एक उदाहरण देकर के इसको समझाने की कोशिश करी है। एक शब्द है हमारे पास में, पूरे ध्यान केंद्रित करके देखिए, एक वरस शब्द है। ये शब्द है, एक शिरोरेखा में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हमारे 3 अक्षर हैं, एक व, एक र और ये स। ये 3 अक्षर हैं इसमें, और हर अक्षर में है तो 2-2 वर्ण है। ये व, आधा और अ, ये मिलकर के हमारा एक अक्षर है, एक ध्वनि है, और एक मात्रा में बोली गई है। जैसे व अ मिलाकर के एक मात्रा, र और अ जो है इसकी भी एक मात्रा में बोला है, स को भी हमने स और अ में मिलाकर के एक मात्रा में बोला है। तो इसके हम उच्चारण समान रूप से करेंगे, व र स। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, यानी साल, यानी 12 महीने का समय, ये निवाड़ी में मतलब होता है वर्ष। उसको इस तरह से हमने लिखा है। अब अगर यहाँ बहुत ही सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम वर्ष को उच्चारण के हिसाब से हम इसका अर्थ कैसे अलग अर्थ करके बताते हैं। अगर मान लो बादल आए बहुत समय तक और आपके यहाँ नहीं बरसते, आपके गांव में, हम कहते हैं ये तो क्यों कल पाओ रे बादल मामा, झटपट बरस। अब यहां हमने जो वर्ष कह दिया, ये साल भी नहीं था। पहले वर्ष कहा तो साल हो गया, और वर्ष इसमें हमने क्या किया, रस के ऊपर थोड़ा घात लगाया, यानी थोड़ा सा जोर दिया, बल दिया, इसको बोलते हैं। तो जब स्वर का या शब्द के ऊपर या अक्षर के ऊपर आघात होता है, बलाघात बोलते हैं इसको विज्ञान में, तो ये वर्ष, तो वर्ष यानी बरसो, हे बादल मामा आप जल्दी बरसो, जल्दी जल्दी बरस। ये हो गया ये ध्वनि से हमारे अर्थ का कमाल। अब इसी शब्द को जब हम इधर लेते हैं, व र स, और इसमें हमने लगा दिया है विलंबित अ। विलंबित अ लगाने से हमने स की ध्वनि को थोड़ा बड़ा किया है। एक तो हमारा व हो गया, जैसे ऊपर था व, एक हो गया र और स, तो हम इसको बोलेंगे वर्ष। ये वर्ष, ये वर्ष, ये वर्ष, यानी बरसे। ये हो गई क्रिया। ये था हमारा जो ऊपर का शब्द था वर्ष, ये हमारा संज्ञा शब्द है। ये वर्ष, ये हमारी क्रिया है। प्राय क्रियाओं में हम 70-80% हम जो विलंबित अ का प्रयोग करते हैं वो क्रियाओं में करते हैं। वर्ष यानी बरसे, ये विकारी क्रिया है, क्रिया में विकार होता है, तो ये व्याकरण की बात है। लेकिन इसका उच्चारण में हमने स में है तो विलंबित अ लगाया, ये 2.25 मात्रा का है, हमने इसका समय लिया। वर्ष, वर्ष, व और र हमने बराबर समय में बोला, स को हमने थोड़ा सा लंबा बनाया है, वो हमारा विलंबित अ हो गया। लेकिन यहाँ विषय अंतर, यानी ये विषय से हट के थोड़ी और दूसरी चीज है कि यहाँ वर्ष शब्द में
व और र को हमने एक झटके में बोला है। तो ये वरस, अगर ये हमारा शब्द है, ये हमारा शब्द है, तो इस शब्द में दो अक्षर हैं, एक वर और एक स। अक्षर वो होता है जो एक झटके में बोला जाता है, वर स, वर स। हम इसको व रस नहीं बोलेंगे, हम इसको व र स नहीं बोलेंगे, हम इसको वर्ष। तो ये हमारा एक अक्षर हो गया, लेकिन उसकी मात्रा अवधि वही है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, और स है। तो ये थोड़ी सी विषय से हटके बात हुई थी। तो ये हमने इस तरह से इसका अध्ययन किया है। विलंबित अ का उच्चारण मूल स्वर अ और आ दीर्घ स्वर के बीच में मध्य में होता है, ये भी अपन ने बात कर ली है। ये अर्धविवृत मध्य पश्च स्वर कहते हैं इसको। अब ये सब थोड़ी टेक्निकल चीजें व्याकरण की, हम इसको तब पढ़ेंगे जब कभी हम व्याकरण की चर्चा करेंगे। सिर्फ अभी हमने इसलिए लिखा है कि वो पता रहे कि होता क्या है। अब इस बात को, ये जो लिखा हुआ है, ये शब्द जो हमने लिखे हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसको हमने सिर्फ, मैं आगे चित्र में समझा दूंगा। अर्धविवृत मध्य पश्च, अर्धविवृत यानी आधा खुला हुआ, मध्य पश्चिम यानी मध्य और पश्चिम के बीच में। ये स्वर का स्थान है जहां हम बात करते हैं, बोलते हैं। क्योंकि जब हम भाषा विज्ञान में बातें करते हैं स्वरों की या ध्वनियों की, तो ये अगर इतना विश्लेषण या बारीक जानकारी देंगे तो हजारों मील दूर बैठा हुआ कोई दूसरा वैज्ञानिक हमारी भाषा को समझ पाएगा, उनको पता लग जाएगा कि स्वर को कैसा बोला जा रहा है। ये हमारा बहुत पुराना तरीका है, शास्त्रीय तरीका स्वर को समझाने का। ये बात हमने की है। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करता हूं तो ये अच्छा तो दिखेगा। ये फिगर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। इसको मैं ज्यादा कोई समझाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि ये हमने एक स्वर चतुर्भुज बनाया है। बहुत ही ज्यादा टेक्निकल चीज है ये बताने की कि कौन हर स्वर को कहां से उत्पन्न होता है। ये मुंह के अंदर स्वर को बोलने की जो तकनीक है, ये उसका चित्र है, और इसमें हमने विलंबित अ को यहाँ पर बताया हुआ है। इस प्रकार के स्वर चतुर्भुज सिर्फ हिंदी में या कोई एक दो भाषाओं में ही बने हैं आज तक। भोलानाथ तिवारी ने हिंदी में बहुत अच्छा स्वर चतुर्भुज को समझाया हुआ है कई वर्षों पहले। उसमें ये अ ध्वनि को हमने यहाँ पर अंकित किया है कि हम अ को कहां से बोलते हैं, मुंह के कौन से हिस्से से, अवयव से यह अ की ध्वनि निकलती है, ये उसको हमने यहाँ पर बताया हुआ है। ये उसका चित्र है, और हमारे लिए क्लास के हिसाब से इतना काफी है। हम इसके प्रयोग के सूत्रों के ऊपर आ जाएंगे। विलंबित ध्वनि का हम प्रयोग कैसे करते हैं या कैसे हमको करना चाहिए, ये उसके ऊपर बात करेंगे। प्रयोग के कुछ नियम देख लेते हैं। निमाड़ी में विलंबित अ की ध्वनि एवं वर्तनी का प्रयोग सिर्फ आकारांत शब्दों में होता है। निमाड़ी के जितने भी व्यक्ति बैठे हैं और जो भी बाद में सुनेंगे, इस शब्द को अपने दिमाग में, इस वाक्य को अच्छी तरह से उतार लीजिए, बिल्कुल जैसे हम 2 एकम 2 2 दूनी 4 रट लेते हैं। ये 3-4 सूत्र इसके हैं। अगर ये आपको याद है तो आपको इतनी सारी जो मैं बात बता रहा हूँ, सारी बात याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र याद रहेंगे तो बात आपकी उसमें समझ में आती रहेगी और आप बराबर ठीक लिखते रहेंगे। जहां गलतियां कहां करते हैं क्योंकि हमें उसका पता नहीं होता है। यहां देखिए कि निमाड़ी में विलंबित अ ध्वनि और इसकी वर्तनी, इसका प्रयोग अकारांत शब्दों में होता है। अकारांत का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसके आखिर में अ की ध्वनि होती है, जैसे आग, साम, सामन, आमन, एक, अन, ये जो हमने यहाँ लिखे हुए शब्द है, ये शब्द में आखिरी का जो अक्षर है वो शुद्ध अक्षर, उसके अंदर
सिर्फ अ की ध्वनि जुड़ी हुई है, अ स्वर मिला हुआ है। इसमें आ, ई, उ, औ, ओ ऐसे कोई भी स्वर मिले हुए नहीं है। उनको हम अकारांत बोलते हैं। जिसके अंत में अकार यानी अ की ध्वनि आती है, उसको अकारांत शब्द बोलते हैं। तो विलंबित अ का उपयोग इन अकारांत शब्दों में ही होता है और शब्द के आखिरी में ही होता है। इसके अलावा और कहीं नहीं होता है। ये शब्दों के बीच में इसका प्रयोग नहीं होता है। ध्वनियां अगर अकारांत नहीं है तो वहां पर इसका प्रयोग नहीं होता है। इस बात को सूत्र रूप में याद रख लीजिए। कुछ उदाहरण बताएं। आग, आग शब्द के आगे हमने ये चिन्ह लगाया है, ध्वनि हो गई आग, अर्थ है आगे। इसी तरह से एक इसको अन और आमन, अगर ये हम इसको इस तरह से ध्वनि नहीं देंगे तो ये शब्द आमन हो जाएगा। आमन हो गया। अगर न के आगे हमने ये विलंबित ध्वनि लगाई है और हमें वो ध्वनि का समझ है तो आमन, उसके आगे सामन और अर्थ हो गया आमने सामने। यहाँ प्रसंगवत मैंने अंग्रेजी जहां जहां भी लाल शाही में है उसका मतलब है कि ये शुद्ध नहीं है। ये उदाहरण के लिए बताया है कि पहले हम विलंबित अ को निमाड़ी में भी आज के 60 साल पहले, 30-40 से लेकर 60-70 साल के बीच में पहले इसको विलंबित ध्वनि को अ की ध्वनि मानते थे। और यहाँ हलंत में नहीं लगा पा रहा हूँ, यहाँ उसमें कीबोर्ड में सुविधा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर एस को अ हलंत के रूप में कई जगह उल्लेख किया हुआ है। पहले ऐसा समझते थे और उसके हिसाब से प्रयोग भी करते थे। तो ये प्रयोग पुरानी सोच है, ये अभी ऐसा नहीं है। उस सोच के हिसाब से मख शब्द को मख जनता करती है, उच्चारण को हम नहीं बनाते हैं। हाँ, उच्चारण की हम गलती कर सकते हैं। अगर हमने ढंग से नहीं सुना किसी से और उसका अनुकरण किया तो हमसे गलती हो सकती है। लेकिन हजारों लोग जो बोलते हैं उसका हम जब एवरेज निकालते हैं तो उसके हिसाब से हम ध्वनियों की व्याख्या करते हैं। तो उस ध्वनियां सही है। सिर्फ लेखन में हमको कैसा लिखना है, हमारी सबसे बड़ा ध्यान हमें यही केंद्रित करना है कि हमें उसको लिखना कैसा है। तो इस प्रकार का जो पहले लिखा जाता था ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आग शब्द में ग जो है, ग के अंदर ग आधा है और अ की ध्वनि है। अब तब आधे ग में अ मिलेगा तो ग बन जाएगा। लेकिन जब आग लिखते हैं तो इसके ग में ग आधा तो है लेकिन अ के अंदर विलंब लगा हुआ है। और यही फर्क है। इस सिर्फ विलंबित अ के लगने मात्र से ये आग शब्द जो है, यानी जो कि अग्नि या ज्वाला जो जिसका अर्थ था वो आग यानी आगे एक क्रिया हो गई है, जिसका मतलब होता है आगे। ये फर्क विलंबित अ के लगने से ध्वनि में, वर्तनी में और अर्थ में, इसने 3 जगह ये हमारा परिवर्तन कर देता है। ध्वनि में भी परिवर्तन कर देता है, इसको लगने से वर्तनी बदल जाती है और अर्थ भी बदल जाते हैं। और ये तीनों ही चीजों को हमने जब इसका विश्लेषण किया तो इससे हमको हमारी निमाड़ी को समझने में बहुत ज्यादा सुविधा मिली है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसका आगे का सूत्र देखते हैं। इसका प्रयोग अन्य स्वर अथवा, अभी जैसे मैंने जो बात कही उसी को लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग किसी और स्वर में नहीं किया जाता। स्वर बोलते हैं आ, ओ, उ, ये सब स्वर हैं। तो हम जिस शब्द के अंत में ये स्वर आते हैं हम वहां इसका प्रयोग नहीं करते हैं। फिर अकारांत, इकारांत, उकारांत यानी जो मात्राएं बनाते हैं, मात्राएं जो लगाते हैं, व्यंजन में जो मात्रा लगती है और उससे हमारे शब्द का ध्वनि जो आकार, इकार, उकार हो जाती है, वो सब में भी इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग नहीं होता है। तो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ नहीं होता है, ये इसका दिखाया हुआ है मैंने यहाँ पर। ये लाल अक्षरों को देखिए आप। कौवा शब्द, इसमें आ स्वर है, इसके आगे नहीं होगा। खटई हम बोलते हैं, खट्टी चीज को खटई बोलते हैं निमाड़ी में, उसमें नहीं होगा। रणुबाई लिखा है, ई मात्रा, ई जहां भी ए ही आएगा, यानी यही शब्द नहीं, कोई सा भी शब्द हो उसके अंत में अगर ई है या उसके अंत में छोटी ई है या बड़ी ई है या उस शब्द के अंत में ओ है, जैसा बजाओ लिखा है, या उसके अंत में आ का स्वर है जैसे छोरा या छोरी, या ओ की मात्रा है किसी शब्द के आखिरी में, दे लो,
ऊ की मात्रा है नाउणु, पोरियो मतलब इसमें र और य मिला हुआ है, भाग्यो ये ग और य मिला हुआ है। ये संयुक्त वर्ण की बात कह रहा हूं मैं। पहले स्वरों की बात करी, फिर व्यंजनों में उनकी मात्राएं जो है उसकी बात करी, अब ये यहाँ पर संयुक्त वर्ण है उनकी बात करी। कुतरा इसमें भी त और र मिला हुआ है। इन सब में है तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है। इसी में एक महत्वपूर्ण शब्द ये भी है कि जहां पर ये वैसे तो ये जव लिखा है, ये व वैसे तो संयुक्त वर्ण है, ये कव ये भी संयुक्त वर्ण है, इसमें भी हम विलंबित अ का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ प्रयोग नहीं होगा। तो क्या होगा, ये हट जाएगा बस, बाकी जव वैसा ही रहेगा, उसका उच्चारण वही का वही है, उच्चारण में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हमें वर्तनी में इसका प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि ये जो दोनों में हमने जो व लिखा है और व के ऊपर जो चंद्र बिंदी लगाई है, उसका विश्लेषण इस प्रकार से है। व में व हलंत यानी कि एक तो व शुद्ध हमारा व्यंजन है और उसमें अ की ध्वनि है, यानी अ स्वर में अनुनासिकता है। ये हम अगली बार जब अनुनासिक अनुस्वार पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है। ये अ में अनुनासिक ध्वनि है जो व के ऊपर जा करके हमको दिखाई दे रही है। ये व के ऊपर बैठी है लेकिन वास्तव में ये अ की ध्वनि है। चूंकि ये व में अ मिला हुआ रहता है, आधे व में है तो ये स्वर अ मिला हुआ है। यहाँ पर हमने पहले ये क और व जो शब्द है ये योग कर रहे हैं, इसमें अ हट गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो अ की बिंदी कहाँ जाएगी, उसका स्वर कहाँ जाएगा, ये ऊपर आ गया है। तो कव का मतलब ये नहीं कि व के ऊपर कोई मात्रा है या व के ऊपर कोई बिंदी है, ये चंद्र बिंदी अ की है जो व के ऊपर बैठी है। अतः इस प्रकार के शब्दों में भी विलंबित अ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, अब हम आगे चलते हैं। इसके अगला सूत्र है, इसका प्रयोग शब्दारंभ में किया जाता है, यानी शब्द के आरंभ में ही प्रयोग किया जाता है, शब्द के बीच में प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत से लोग लिख रहे हैं, अभी भी लिख रहे हैं और कई सालों से लिखते आ रहे हैं, तो जानकारी का अभाव है कि हम कमदार शब्द, ये जितने भी शब्द मैंने यहाँ लिए हुए हैं उदाहरण के रूप में, वो सब अलग अलग ग्रुप में अलग अलग पुस्तकों में लोगों के द्वारा लिखे गए शब्दों में से ही ढूंढ के निकाले हैं। अच्छा, बहुत सारे शब्द हैं, उदाहरण तो कम ही दिए जाते हैं। तो कमदार में ये हमने बीच में लगाया है, क के बाद में एक ली, एक और ली से पहले लगाया है। डोकरी शब्द में है जराक, पड़ेल, ये मैंने कल ही एक दो जगह भी देखे हैं ग्रुप में। तो ये सब शब्द का जो प्रयोग है ये सही नहीं है। हमेशा ये जैसे पहले ही ऊपर बता दिया है, पहले की जो दो सूत्र है उसमें यही बताया है कि ये अकारांत में लगता है, शब्द के अंत में आता है और ये बीच में नहीं आता है। तो बीच में कहीं पर भी शब्द के बीच में अगर आता है तो समझो कहीं ना कहीं हमसे लिखने में चूक हो रही है। मुख्य और सहायक क्रिया के बीच में नहीं लगता है, एक ये बहुत बारीक चीज है, इसको हम आगे के अध्याय में और क्लियर होगी, ये बात स्पष्ट हो जाएगी। ये आवज एक शब्द है, इसमें आना और ज, ये ज हमारे निमाड़ी में ये सहायक क्रिया के लिए आता है, प्राय है के लिए आता है। जहां हम है का उपयोग हिंदी में करते हैं सहायक क्रिया के रूप में, वहां हिंदी में हम ज लगा देते हैं। आवाज यानी आता है, झटका यानी झटकता है, देखा जाने देखता है या देखती है, रड़ा जाने रोती है। तो ये ज है तो सहायक क्रिया के रूप में काम आता है, और बाकी ये मुख्य क्रिया है, रोना, देखना, झटकना, आना, ये मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में इस प्रकार से लोग उपयोग में बहुत से लोग कर लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए और यहाँ पर ये शब्द नहीं आता है। रड़
देखज, झटकज, आवज, ऐसे कई शब्द हैं। तो इन क्रियाओं के बीच में इसको नहीं लगाना है। अब ये प्रश्न हो सकता है एक स्वाभाविक मन में कि फिर एक हम लिखांग कसा, इसको हम बोलांगे कसा? देखज को तो देखज, क्योंकि उसमें तो ये ध्वनि तो आ रही है, आवज में ध्वनि तो आ रही है। हम कैसे लिखेंगे, यहाँ मैं प्रयत्न करता हूं बताने का कि हम इसको सिर्फ वो हटा देंगे, विलंबित अ हटा देंगे बीच में से, और इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब मन में ये प्रश्न आएगा कि आव शब्द या झटक, इसको शब्द को देखे तो और भी अच्छा जल्दी समझ में आएगा। झटक शब्द, तो झटक हम बोलते हैं, तो झटक बोलेंगे तो उसमें तो ये लगेगा ही। अगर सिर्फ हम झटक बोलेंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन झटक बोलेंगे तो लगेगा। अब ये दोनों ध्वनियों में क्या अंतर है, इसको मैं आखिरी में एक आपको एक महासूत्र बताऊंगा, उस समय इसको मैं समझाऊंगा। लेकिन झटक में ये विलंबित ध्वनि लगेगी, लेकिन आवज या अगर हम उसको झटकज लिखना है ये, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे। प्रश्न फिर आपको वहीं का वहीं, जिज्ञासा आप लोगों में से अभी वहीं की वहीं होगी। आप सोच रहे होंगे कि फिर इसको हम लिखें कैसे, उसको बोलेंगे कैसे? बोलेंगे बिल्कुल वैसे ही बोलेंगे, झटकज। इसका उच्चारण भी झटकज ही होगा। और अगर आप इसमें बीच में विलंबित अ लगा लेंगे तो भी उच्चारण झटकज ही होगा। झटक, झटकज, दोनों उच्चारण सही है, लेकिन वर्तनी ये सही है। क्यों कि आपको लगे हाथ बता ही देता हूं। जब आप झटक बोलते हैं तो मतलब झटको, हम किसी को कहना चाहते हैं कि कपड़ा अच्छी तरह से झटक, तो वहां हम सिर्फ ऐसा ही झटक लिखेंगे जो मैंने यहाँ लिखा है। शायद आपको दिख रहा होगा वहां पर मेरा कर्सर, उसमें ये लिखेंगे। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, क लगा दें, तो इसका उच्चारण में भी और इसके प्रयोग में भी और उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। झटक मतलब झटके, छोरी न बाल झटक्यो, झटक मतलब झटकती है, झटकज तो हो गया झटकती है, झटक का मतलब हो गया झटके। अब ये जहाँ एकारांत हिंदी में आएगा वहां पर है, हम ये लगा देंगे। नीचे थोड़ा और मैं समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि वहां उसका मैंने सूत्र दिया हुआ है। अभी इसको यही देख लीजिए कि इसको आप आवज को आवज, इसको भी बोल के देखिए, आवाज वही की वही आ रही, आवज, आवज। क्योंकि यहाँ आ और वज के बीच में हमारा अक्षर अलग है, अलग अलग अक्षर की ध्वनि है, लेकिन एक सिरो मात्रा में लिखा हुआ है। थोड़ा सा असमंजस जैसे लग सकता है, लेकिन आवज ही शब्द सही है। रडज शब्द जो बोलेंगे ये सिंह रडज, कसी जोर जोर सी रडज, रडज नहीं बोलते हैं, आवज नहीं बोलते हैं, रडज, आवज, देखज। देखिए देखज, क्यों कि यहाँ पर आगे जो है वो हमारा सहायक क्रिया लगी हुई है, इसलिए है। तो इसका प्रयोग इस तरह से होगा। अगला सूत्र है, व्यंजन में मात्रा के रूप में लगाया जाता है, इसलिए इस प्रयोग का वर्ण में एक से अधिक बार प्रयोग नहीं किया जाता है इस ध्वनि का। ये विशेष रूप से सब लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी कर लेते हैं, और पुराने भाषा में तो इसका प्रयोग बहुत लोग करते थे। प्राय दो दो जगह तो आपको हर जगह मिल जाएगा, दो दो जगह आपको ये चिन्ह लगे हुए दिख जाएंगे, कोई कोई तीन तीन भी लगा देते हैं। तो कहीं पर भी भाषा का जहां तक व्याकरण का संबंध है, यह एक ही बार लगता है, दो बार नहीं लगता है। यहाँ लाल अक्षर में लिखे हुए जो है, इसका मतलब है कि ये प्रयोग नहीं है।
आग भाग दौड़ कम झूल ऐसा नहीं होता है। उसको थोड़ा सा यहाँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि निमाड़ी में इसको लिखा नहीं जाना चाहिए, लेकिन कहाँ लिखा जाना चाहिए वो बताता हूँ। ये इसको शब्द बल सूचक चिन्ह बोलते हैं। अब ये बात आ गई विराम चिन्हों की। ये हमारा अयोगवाह नहीं है, ये हमारा अयोगवाह नहीं है। अयोगवाह हमारा हमने जो ऊपर देखा वो है। अभी जो आपने 2 या 3 बार प्रयोग देखे हैं वो शब्द बल सूचक चिन्ह है। मतलब शब्द में कहाँ आपको बल देना है, ये एक प्रकार का विराम चिन्ह है जो कई पुस्तकों में आपको देखने को भी मिलेगा। पुरानी पुस्तकों में अधिक आवृत्तियों के साथ ये जो विलंबित चिन्ह है, इसका व्याकरणिक प्रयोग अन्य भाषाओं सहित निमाड़ी में भी नहीं होता है, सिर्फ शब्द बल सूचक संकेत के रूप में होता है। शब्द स्क्रीन नहीं देखी रही है, स्क्रीन नहीं देखी रही। हाँ नहीं देखी रही। अच्छा, क्यों सबको नहीं दिख रही क्या? नहीं दिख पहले रही। देख ही रही थी, पहले देख ही रही थी, फिर बीच में कोई सी जीजी ने वो करे हो स्क्रीन शेयर करी दियो तो वो के बाद आपकी बंद हुई गई। ओके ओके, क्यों भाई दूसरों कर्मा जी दूसरों को दिख रहा है? नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। अरे तो आपने बोलना था नहीं भाई, कब से नहीं दिख रही? मुझे दिख रहा है चौरे जी। हाँ हाँ, मैं अनुज बोल रहा हूँ, मुझे दिख रहा है। अच्छा कर्मा जी, नहीं काई देखे रोज आपका मोहन जी को अनुज जी। हाँ विंडो नहीं देखे रहे उनको, लिखेल नहीं देखे रहे, पहले देखे ही रहो तो वो लेसन खत्म होगा, दूसरा लेसन वो शुरू करेगा जब वो दिखाएगा नहीं। अच्छा अभी नहीं दिखायो। हाँ वो ये कह रहे हैं चौरे जी। 1 मिनट मैं फिर से शुरू करता हूँ भाई। अगर सुनो। नहीं दिख रहा है कुछ लोगों को तो मैं फिर से शुरू करता हूँ। अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आप वो जो पढ़ा रहे थे ना, आपका लिखा हुआ जो स्क्रिप्ट था वो उस टाइम दिख रहा था जब आप बता पहले रहे थे। देखे रहो तो अभी नहीं दिखी रहो तो। ओके, हाँ कंप्यूटर स्क्रीन नहीं दिख रही, कंप्यूटर स्क्रीन। अरे तो बताओ तो नहीं भाई। हाँ ये ऑनलाइन अच्छा ओके, क्यों हो रहा है? कर्मा जी ने बताया नहीं, कब से नहीं दिख रहे हैं, कौन सी स्लाइड अभी से? अभी अभी थोड़ी। अभी आओ सर वो ना अच्छो करे तुमने पूरी बाल झटका जो का बात को नहीं देखा है। ओके ओके, उन्हें जरा जोर से झटकी दिया होगा। हाँ उन्हें जोर से झटकी दिया, फोन पड़ी गो। हाँ मैं देख रहा हूँ। कर्मा जी आपने बताया नहीं यार बका। कर्मा जी चाय पीने चलेगा मतलब। नहीं ध्यान से हाँ फिर से शेयर कर आपको दो। प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है काम। हाँ एक्चुअली मैं गूगल मीट पे देख ही रहा था। हाँ भाई आपको प्रेजेंटेशन वहाँ थोड़ा सा इको आ रहा नहीं, है, वो डबल शूट कर रहा था जरा। हाँ तो ये अभी बहन बोली रही थी नहीं, उनको जरा बंद कर दे, हाँ हाँ माइक आपको बंद कर दीजिए। और जब असो जरूरी हो तो बिल्कुल खोली ना, आप माइक खोली ना बता सको बीच में। हाँ अभी आपका दिखाएगा भाई। आई गो ओके आई गो। ओके, तो यहाँ तक तो बात अपनी चली रही थी, झाड़ झटक रही है। अब जरा कोई को माइक खुले से को बंद कर लो। कोई को माइक खुलेल छे, आपको आवाज बंद हो तो मैं चालू करूं? ललित जी को खुलेल छे। अरे वो कहीं चली गए यार ललित भाई। नहीं हम कर रहा हूँ। ललित को फोन लगा दो तो जरा। हाँ हाँ यहाँ से कर दियो उन्होंने बंद। अरे कर दियो बंद। ओके चलो। तो आगे की वो झाड़ झटकने के बाद में बात हुई थी कि एक बार में एक से ज्यादा बार हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये मात्रा है, ये हमारे स्वर की मात्रा है।
और मात्रा किसी भी वर्ण में 2 बार नहीं लगती। अब अगर आपको का लिखना है तो क में आप एक ही पाई बनाएंगे, एक ही खड़ी लाइन लिखेंगे, 2 खड़ी लाइनें नहीं लिख सकते। ई की मात्रा 2 बार है तो आप मात्राएं घुमा के नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये मात्रा है, एक ही बार लगती है। तो आग भाग, ये जो आपको दिख रहा है अभी, इसके ऊपर 2-2, 3-3 बार ये जो दिख रहा है आवृत्तियां इसकी, ये सही नहीं है, इस प्रकार से नहीं लगना चाहिए। ये व्याकरण और भाषा की बात कर रहा हूं, लेकिन लेखन में कहीं कहीं पर ऐसा आता है कि हमको 2-3 बार लिखना पड़ता है। अब वो मैं आपको समझाता हूं कि वो क्या चीज है। ये आप इसको देखिए, ये मैंने टिप्पणी में ये बात स्पष्ट करने की कोशिश की है कि ये जो हमारा एस का जो हमने निशान लगाया था, अभी तक तो हमने उसको विलंबित और ध्वनि के लिए लगाया था, लेकिन यही निशान विराम चिन्ह के लिए भी काम आता है। सभी भाषाओं में काम आता है, हिंदी में विशेष रूप से काम आता है, निमाड़ी में भी आता है। इसको हम शब्द बल सूचक चिन्ह बोलते हैं। शब्द बल यानी शब्द के ऊपर हमें जोर देना है, या हमें उसके वर्ण के ऊपर या उसके अकारांत ध्वनि पे जोर नहीं देना है, ये शब्द के ऊपर जोर देने के लिए है। और ये व्याकरण का हिस्सा नहीं है, ये भाषा का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ लेखनी में क्यों आता है बताता हूं। अधिक आवृत्तियों के साथ में एस चिन्ह का व्याकरणिक प्रयोग अन्य भाषा सहित निमाड़ी भाषा में भी कहाँ होता है? शब्द बल सूचक संकेत, यानी कभी एक बार लगाते हैं, कभी 2-3 बार लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। शब्द बल सूचक संकेत है, जिस प्रकार के पूर्ण विराम, अर्ध विराम, डैश, हम ये जो विराम चिन्ह बोलते हैं इनको, ये भी एक प्रकार का विराम चिन्ह है। और ये क्यों लगाया जाता है? ये चिन्ह, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि गायक लोगों को, नाटक के पात्रों को संवाद बोलने के लिए, गायकों को उनका गीत गाने की सुर लहरी बताने के लिए, अथवा निर्देशक जो होते हैं, जो नाटक का निर्देशक होता है, वो किताब पढ़ करके अपने पात्र को समझाएगा कि उसको किसी आदमी को आवाज देना है और वो आदमी बहुत दूर है, तो उसको जब आवाज देगा तो उसकी आवाज लंबी खींचेगी। तो वो भाषा की बात नहीं है, वो आवाज जरूर है लेकिन वो भाषा नहीं है। वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। मूल रूप से ये हम सभी जानते हैं कि जो ध्वनियां होती है वो भाषा की इकाई होती है। ध्वनि को जब हम वर्तनी में ढालते हैं तो वो शब्द बनते हैं, और शब्द का जब अर्थ होता है तो वो हमारे भाषा के वाणी बनती है, उसके प्रयोग में आता है। अब ध्वनियां तो बहुत सारी होती है। हाथ में से मेरे अगर एक चम्मच नीचे गिर जाए तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर हम बैलगाड़ी चलाते हैं तो बैलों को हाँ ऐसा भी बोलते हैं, तो ध्वनि तो ये भी है, लेकिन ये ध्वनि भाषा के लिए सार्थक ध्वनि नहीं कहलाती है। ध्वनि तो है, ये सार्थक ध्वनि नहीं होने के कारण इसका भाषा में महत्व नहीं है। इसी प्रकार से शब्द सूचक, ये बल सूचक के लिए जब हम इस प्रकार से लगाते हैं, लगाने में हम सिर्फ निर्देशक को या संवाद के लिए, पात्र को या गाने के लिए, उसकी गायकी को, उसके स्वर को खींचने के लिए, एक निर्देश देने के लिए हम ये लगाते हैं। इसका भाषा का व्याकरणिक महत्व नहीं है। इसलिए अगर हम कई नाटकों में, संवादों में इसका प्रयोग करते हैं तो वो निर्देशन के लिए ठीक है, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये हमारा भाषा का हिस्सा है, इसलिए उसको 2 बार 3 बार कहीं पर न लगाएं। ये बात को ध्यान रखेंगे। कहाँ चला गया भाई तू? तो ये लगभग हमारी ये बात यहाँ तक 2-3 सूत्र और हमारे हैं जो हम पूरे कर लेते हैं। शायद आज जितना मैंने सोचा था उतना हो सकता है कम पूरा ना हो पाए, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। हम यहाँ पर आ गए थे कि हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब एक मैं आपको प्रयोग का एक महा मंत्र आपको सबको बता देता हूँ। आप ये नहीं सोचना कि इतनी माथा पच्ची है, इसको कैसे याद करेंगे ना, कैसे लिखते वक्त ध्यान रखेंगे। लिख जो रहे हैं वो तो सब सही है, थोड़ा समझ लेंगे तो अच्छी बात है।
एक महामंत्र ये है कि हमने जहां जहां भी अभी तक देखे हैं, अगर हम वापस उन पेज खोल करके देखेंगे या घर जाके शांति से शब्दों को ध्यान देना, हमने जहां जहां भी ये विलंबित अ का चिन्ह लगाया है, ये मात्रा लगाई है, ये ध्वनि का उपयोग करते हैं, उस शब्द को आप एक बार ध्यान से पढ़ो। अब आपके सामने अभी चार्ट तो नहीं है, आप मन में ध्यान से पढ़ो। आग, मख, पाछ, ओख, जेख, ये कुछ तो हो गई हमारी विभक्तियां सर्वनाम की, इनको छोड़ दीजिए। संज्ञा जितने शब्द हैं, आग, पाछ, ऊपर, नीचे, आग, भाग, ये शब्दों को आप हिंदी में जरा परिवर्तित करके जरा पढ़िए। हम जो बोलते हैं आग, तो वो शब्द हिंदी में है आगे। हम जगह पाछा कमान, वो शब्द है पीछे। हम जगह नीचे कमान, वो शब्द हिंदी में है नीचे। आप जो भी शब्द को देखेंगे, जहां जहां भी ये लगा है, ये लगभग प्रायः शब्द मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मतलब कि ये सोच लीजिए कि 80% प्रयोग में जहां पर भी हिंदी में उस वर्ण का उच्चारण, जिसमें हम ये निमाड़ी में ये विलंब ध्वनि का चिन्ह एस लगा रहे हैं, उस ध्वनि को हिंदी में उच्चारित करने में अगर आपको एकारांत आ रहा है, एकारांत मतलब ए, आगे, पीछे, भागे, जागे, ये सब जहां ए ध्वनि आ रही है, वहां पर विलंबित एस लगाना चाहिए। ये आप है तो सोच लो, मतलब लगभग विचार कर लो कि हाँ, यहाँ विलंबित अ आना चाहिए, या है तो ठीक है कि नहीं है, विलंबित अ होना ही चाहिए लगभग। कुछ ही चीजें हैं जहां इनका ये वाला सूत्र काम नहीं आता है, क्योंकि वो विभक्तियां हैं, वो अलग बात है, लेकिन संज्ञा में हर जगह शब्दों में यही प्रयोग आता है। तो ये इसका एक महासूत्र हो गया कि जहां भी हिंदी में ध्वनि एकारांत होती है, वहां निमाड़ी में विलंबित अ के प्रयोग का विचार किया जाना चाहिए, मतलब वहां ये आता है। इसको आप ध्यान रखेंगे तो बड़ी जल्दी से समझ में आएगा आपको ये बात। अभी तक तो हमने सूत्र देखे थे, उसका स्वरूप देखा था। अब हम आते हैं इसके प्रयोग और वर्तनी के ऊपर कि हम इसको प्रयोग कैसे करते हैं। यानी कुछ उदाहरण है, छोटे छोटे उदाहरण भी हैं। विकारी शब्दों में इसका प्रयोग करते हैं। विकारी शब्द उनको बोलते हैं संज्ञा, विशेषण वगैरह, जहां पर कि शब्द का रूप है तो विकृत हो जाता है, यानी कुछ रूप अलग हो जाता है। जैसा सर्वनाम, मैं को सर्वनाम बोलते हैं, अपने लिए मैं होता है, तो मैं से हम बन जाता है, हम बन जाता है, हमख, मख, मन, ये सारे शब्द है तो सर्वनाम है कर्ता के। तो ये जितने भी इसके रूप बने हैं, इनको हम विकारी शब्द बोलते हैं। और उसके बाद अविकारी शब्द, जहां संबंध, समुच्चय बोधक क्रियाएं होती है, मतलब जैसे और, तू, मैं, और, तथा, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो बदलते नहीं हैं, हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं, अविकारी बोलते हैं, उनमें भी इसका प्रयोग होता है। और कैसे प्रयोग होता है कि कारक में, सर्वनाम में, योगात्मक और संज्ञा में वियोगात्मक रूप से विभक्तियों में काम आता है। थोड़ा सा ध्यान से हो सकता है कि इतनी देर के बाद में आपको थोड़ा सैचुरेटेड हो रहा हो, लेकिन थोड़ा सा एक दो प्राणायाम कीजिए और फिर से ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करो। ये थोड़ा गहरा सब बात तो है। कारक की विभक्तियों में हम इसका प्रयोग सर्वनाम में योगात्मक, संज्ञा में वियोगात्मक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि इसको मैं एक बार और समझाऊंगा अगली क्लास में। योगात्मक वियोगात्मक को, योगात्मक मतलब एक शिरोरेखा में, एक ही लाइन में को जो हम शब्द लिखते हैं उसको हम योगात्मक कहते हैं। और एक ही शब्द के जो जुड़े हुए रूप हैं लेकिन उनकी शिरोरेखाएं अलग अलग होती है, तो उसको हम वियोगात्मक कहते हैं। हमेशा सर्वनाम में योगात्मक रूप लिखे जाते हैं, संज्ञा में वियोगात्मक रूप लिखे जाते हैं। ये व्याकरण का नियम है। अब वो कैसे, जैसे ये मन शब्द देखिए, ये मैं से बना हुआ है, इसमें म सर्वनाम है, ये म का रूप मैं है, हूं है, मैं है,
ये सब सर्वनाम के रूप है, और उसमें हमने न लगाया है। ये जो न है इसका मतलब है ने, ये विभक्ति है, ये कर्ता कारक की विभक्ति है। तो मना यानी मैंने, तो मैं और ने दो चीजें हैं। मैं एक व्यक्ति के लिए है और ने है ने उसका संबंध बताता है, वो विभक्ति है। ये दोनों ही चीज हमने एक ही लाइन में लिखी है। ये योगात्मक है क्योंकि ये सर्वनाम है। तुम और को, तुम का एक ही बात है। उन्ना, उन्ना कोई ऐसा लिखता है, कोई दोनों ही सही रूप है। ओमा यानी उसमें, एना यानी इसमें। ये सर्वनामों के साथ में जो हमने विभक्तियां लगाई है ये योगात्मक है, ये मिल करके लिखी जाती है। इसमें हम विलंबित अ का प्रयोग करते हैं। इसी में ये देखिए, ये है संज्ञा शब्द है दाजी न। जब यहां तो हमने लिखा है कि मना, यहां लिखा है उन्ना, एना, इसने, मैंने और दाजी ने। बात तो वही की वही हुई, लेकिन यहां किसी व्यक्ति के लिए लिखा है, ये सर्वनाम नहीं है, ये संज्ञा शब्द है। इसलिए दाजी शब्द अलग लिखा जाएगा और न अलग लिखा जाएगा। दाजी न दोनों का मतलब दाजी ने है और एना का मतलब भी इसने है। वहां पर भी वही विभक्ति है, यहां पर भी वही विभक्ति है। माए ख, माता को, गाय न, गाय ने, खेत म, खेत में, माथा प, सिर पर। ये संबंध बताते हैं, हमें विभक्ति सहित शब्द लिखे हुए हैं, इसलिए ये संज्ञा है, इसलिए ये अलग अलग लिखे जाते हैं। तो यहां पर भी विलंबित अ का प्रयोग होता है बहुवचन बनाने में। इसको भी जरा ध्यान से सुनिए आप लोग। अगर ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा सिर पचाई हो रही है तो मुझे बीच में बता भी सकते हैं कोई एक व्यक्ति, वरना मैं चाहता हूं कि इस बात को पूरी तरह से खत्म कर ली जाए, भले ही शाम को थोड़ा रिलैक्स कर लेना आप लोग। बहुवचन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन बनाने के भी बड़े अजीब तरीके होते हैं। हिंदी में बहुवचन के अनेकों नियम है, या कह सकते हैं कि दर्जनों नियम है, और हर नियम के उपनियम है, और उन उपनियमों में बहुत सारे अपवाद हैं। अब यहाँ कोई भाषा की छुटाई बढ़ाई वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हिंदी के व्याकरण से कुछ चीजों को अगर हम तुलना करें तो निमाड़ी के व्याकरण बहुत ही सरल, समझना तो पड़ेगी, लेकिन अपवाद बहुत कम है। जिसमें अपवाद कम होते हैं जिन नियमों में, वो नियम सरल और प्रांजल माने जाते हैं। यहाँ पर निमाड़ी में बहुवचन बनाने के मात्र एक दो ही नियम है और कोई अपवाद नहीं है उनमें, और बहुत सरल समझने के लिए, लेकिन समझना आवश्यक है। अभी कई बार आते विभक्ति और ये संज्ञा, और तो उसमें थोड़ा सा लगता है कि ये क्या क्या शब्द आ गए, क्योंकि हम रात दिन उनका उपयोग नहीं करते हैं। मैं उनको भी बीच बीच में समझाते चल रहा हूं। अभी गाड़ी शब्द है, गाड़ी का बहुवचन गाड़ी न, हिंदी में बोलेंगे गाड़ियों। थोड़ा सा आपको यहाँ पर वो अटपटा सा लग रहा होगा, उसको नीचे मैं चार्ट में समझाऊंगा, क्योंकि गाड़ी के दो तरह से बहुवचन बनते हैं। हम यहाँ पर जो बता रहे हैं वो विभक्ति सहित यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। बहुवचन बनाने में विभक्ति सहित संज्ञा, इसको ध्यान दीजिए, विभक्ति सहित संज्ञा शब्द है ये। तो गाड़ी न हो जाएगा। घोड़ो एक शब्द है, हम तो एकारांत मतलब घोड़ा, जो हिंदी में घोड़ा बोलते हैं उसको हम निमाड़ी में घोड़ो बोलेंगे, क्योंकि निमाड़ी ओकारांत भाषा है। लड़का को हम लड़को, छोरा, बच्चे को हम छोरो, इस तरह से हमारा ओकारांत भाषा है, हर चीज को हम ओ करके बोलते हैं। तो घोड़ो जो शब्द है उसका बहुवचन घोड़ा न। अब इसको और समझाऊंगा तो अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि घोड़ा न कोई बहुवचन हुआ क्या? यस, घोड़ों का बहुवचन निमाड़ी में घोड़ा न है, हिंदी में इसको घोड़ों बोलते हैं। पोरियो, पोरियो शब्द का बहुवचन पोरिया न। त्योहार का बहुवचन त्योहार न। इस प्रकार से हम बहुवचन जब बनाते हैं, क्योंकि ये पाठ बहुवचन का नहीं है, ये पाठ विलंबित अ का है, तो
चलते चलते प्रसंगवश मैं बहुवचन की भी जरा बात 2 मिनट कर लूंगा, लेकिन जहां बहुवचन बनाते हैं वहां हमें तो विलंबित अ लगाते हैं। हमारा मुख्य बात ये समझाने का था कि बहुवचन हम न लगाते हैं, न प्रत्यय में, और ये न जो है वो प्रत्यय है जिसमें कि हम विलंबित अ लगाते हैं। गाड़ी न, घोड़ा न, पोर्या न, तिवार न, इस प्रकार से लगा हुआ है। थोड़ा सा इसको प्रसंगवश इसको बताना चाहूंगा। एक और यहाँ पहले प्रसंगवश उसको नीचे कहीं लिखा है मैंने, ये प्रसंगवश बात आई गई है। खड़ी बोली में प्राय आकारांत संज्ञा शब्द निमाड़ी में ओकारांत उच्चरित होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, लड़का को लड़को, बेटा को बेटो, ये मेरा बेटा है, ये मारो बेटो है, ये मेरा लड़का है, ये मारो लड़को है। ये हम एक वचन में ऐसा बोलते हैं। अब निमाड़ी में मूल रूप एक वचन ओकारांत संज्ञा शब्द, यानी यही लड़को बेटो, ये इसको अकारांत बना करके और उसके आगे न प्रत्यय लगाने से बहुवचन बनाता है। जैसा हमने देखा है, उसको क्या अकारांत कर देता है। अब लड़को तो हमने कहा एक को, अगर हमको उसको बहुत से लड़कों की बात करना है तो हम उसको लड़का कर देंगे, ओ को आ करेंगे और उसमें न लगा देंगे, लड़का न, बेटा न। अब वो कैसे होगा, यहां पर मैं इसको बता देता हूं, चूंकि ये अभी का विषय नहीं है, बहुवचन एक अलग विषय है, लेकिन वो समझ में तभी आएगा जब इसको आप समझ पाएंगे, इस बहुवचन की बात को समझ पाएंगे। हमने तो विलंबित अ के लिए वो उदाहरण दिए थे, इसको जरा चलते चलते देख लेते हैं कि ये हिंदी के एक वचन हमने लिखे हुए हैं, ये निमाड़ी के एक वचन लिखे हैं, अनिमाड़ी के हमने बहुवचन लिखे। ये एक वचन की लाइन है और ये बहुवचन की 2 लाइनें हैं। 2 लाइनें क्यों है? विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, विभक्ति रहित और विभक्ति सहित क्या होता है। विभक्ति रहित सिर्फ एक शब्द बन जाता है और विभक्ति सहित वो शब्द किसी विशेष संबंध बनाते हुए और वाक्य में प्रयुक्त होता है और वो एक पद का रूप ले लेता है, हम उसको पद बोलते हैं। जैसे घोड़ो शब्द निमाड़ी का ही है, एक वचन। निमाड़ी में घोड़ा भी बहुवचन है, घोड़ा न भी बहुवचन है। छोरो शब्द निमाड़ी में है, एक वचन। छोरो का छोरा और छोरा न, ये भी बहुवचन है। कुर्तो का कुर्ता, कुर्ता न। किताब को किताब न, किताब न। विभक्ति सहित में भी किताब न है, विभक्ति रहित में भी किताब न है। यहाँ पर उसका भी एक बात समझने लायक है। चिड़ी, चिड़ी न, चिड़ी न। विभक्ति सहित विभक्ति रहित दोनों में यह है। अब उसको मैं उदाहरण के साथ में बताऊंगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये उदाहरण कैसा है कि घोड़ा शब्द है, घोड़ा दौड़ी रहे आज। हम समझ गए कि यहाँ घोड़ा बहुवचन है, मेरे बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़ा दौड़ी रहे आज। दूसरे वाक्य में उसका प्रयोग है घोड़ा न, घोड़ा नख दाणो मडाओ। घोड़ों को दाना दो। अब घोड़ा न, ये भी बहुवचन हो गया, ये घोड़ा भी बहुवचन हो गया। ये विभक्ति सहित है। ये कैसे है? घोड़ा न तभी बात पूरी समझ में आएगी जब हम उसके आगे ख लगाएंगे। अगर आपने ख नहीं लगाया तो घोड़ा का कोई मतलब समझ में नहीं आता है कि घोड़ा न है क्या। तो इसके लिए यहाँ पर विभक्ति लगाना पड़ती है। घोड़ा नख दाणो मुड़ाओ, घोड़ा न उत्पात मचायो, घोड़ा न को कई ठिकानों करो। जब तक आप यहाँ पर विभक्ति नहीं लगाएंगे तब तक ये घोड़ा शब्द जो है वो निरर्थक हो जाएगा। तो उसको हमें विभक्ति लगा करके ही वाक्य में प्रयोग करना है, इसलिए इसको विभक्ति सहित कहते हैं। और इसका वर्तनी इस प्रकार से होती है। और इसको और देखिए कि जहां पर भी आपको न इस तरह से लगा है, हिंदी में वो शब्द ओ की तरह उच्चारण होता है, ओ की तरफ। हिंदी में अगर ये होगा तो क्या होगा? घोड़ों को दाना मडाओ, घोड़ों, ओ हो जाएगा। जहां ओकारांत हिंदी में आएगा
वहां पर समझ लीजिए कि वो विभक्ति सहित बात हो रही है। ये हमने अपने इसके चलते चलते हमने बहुवचन वाली बात कर ली है। वैसे हमारा जो बात थी वो सिर्फ विलंबित अ की बात थी। अब हम यहाँ पर आगे हमने बहुवचन बनाने में बात कर ली है। बहुवचन के बाद में अभिकारी क्रिया विशेषण संबंध और समुच्चय बोधक इनमें काम आता है। ये सब बड़े बड़े नाम है व्याकरण के, इसको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है जब तक हम व्याकरण की बात ना करें। सिर्फ ये समझ लीजिए, उदाहरण देखिए, आप जल्दी समझ जाएंगे। लिखने का मेरा काम है ताकि वो समझ में आए कि हम किस की बात कर रहे हैं। जैसे बटा बटा ने बैठे बैठे, ये क्रिया विशेषण है। एक का वो एक बार, तो यहां पर भी ये विलंबित अ लगेगा। अब ये जो अधिक हमारे काम में आता है वो ये वाला शब्द है, और ये है दौड़ी न, दौड़ कर। जहां पर भी हम हिंदी में कर शब्द का प्रयोग करेंगे, कर, दौड़ी कर, जाई कर, आई कर, वहां पर हम न लगाते हैं। दौड़ी न, दौड़ कर, आई न, बताओ जे, आकर, जाई न, जल्दी आओ जे, जाकर। तो ये न जो हमारी लगाया हुआ है हमने शब्द विलंबित अ के साथ में, ये यहां पर हमारा संबंध, ये क्रिया विशेषण तो है, लेकिन ये हमारा एक क्रिया की विशेषता भी बताता है, और इसका प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया के रूप में होता है, जो मैंने नीचे के उसमें समझाया हुआ है। नीचे के वाक्य में आग, पाछ, भीतर, नीच, दाढ़ न भात, ये संयोजक शब्द हो गया। दो चीजों को जोड़ने में हम ये न का प्रयोग करते हैं। दिन, अन, रात, ये अन और न दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे की जगह काम आ सकते हैं। जहां अन लिखते हैं वहां न भी लिख देते हैं। ये सिर्फ वर्ण विपर्यय के जादू से होता है। कहीं कहीं पर उच्चारण में वर्ण का विपर्यय हो जाता है। ये न का मतलब न अ होता है, तो न अ को जब हम बातचीत में कभी कभी वर्ण विपर्यय होते हैं, न अ को अ न कर देते हैं, आखिरी को शब्द को पहले बोल देते हैं, पहले एक शब्द बाद में बोल देते हैं। ये भाषा में ऐसा होता है, उसको वर्ण विपर्यय बोलते हैं। तो न या आना एक ही बात है, मतलब उसका होता है और। तो ऐसी जगह पे जब हम उपयोग करते हैं तो ये विलंबित अ हम यहाँ लगाते हैं। और ये जो कर की बात मैं कह रहा था, उसको ये यहाँ पर वो बात आ गई है। इसको पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि एक क्रिया, एक काम चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है, दूसरा काम चालू हो गया है। एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया जब चालू हो जाती है, तो हम वो पहली क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। झटपट आई न, झटपट जाई ना आई जा, जल्दी से जाकर आ जाओ, मतलब जाना खत्म नहीं हुआ और आने की बात शुरू हो गई है। तो जाई न पे हम ये लगाएंगे, जैसे हमने अभी बात करी कि जाकर, जहां हम कर की बात करेंगे वहां हम ये विलंबित अ का लगाएंगे न में, जाई न, जाकर। फिर दूसरा देखिए, फिर आई न, ये आपने बहुत बार सुना होगा कि निमाड़ी में जगह जगह कई बार न शब्द आता है बोलने में, और बहुत सारे लोग इस बात में भ्रमित हो जाते हैं। और कुछ ग्रंथों में, कुछ पुराने विद्वानों ने पहले निमाड़ी में नन को बहुवचन बोल दिया है कि नन यानी जहां बहुवचन होता है वहां हम नन लगाते हैं। पुस्तकों में लिखा हुआ, उससे थोड़ा भ्रम उत्पन्न होता है। नन बहुवचन के लिए नहीं होता है, उसके बहुत सारे प्रयोग हैं और बहुत से नियम है। यहाँ पर इस संदर्भ में आई न, तो आई तो मतलब आने वाली बात हो गई। आई न, तो पहला न जो है वो है हमारा पूर्वकालिक क्रिया का कर। आई न यानी आकर, अपन कहो नहीं, जाई न जाकर, आई न यानी आकर। और जो दूसरा न है, ये भी है पूर्वकालिक क्रिया का दूसरा रूप है, इसको बोलेंगे के। ये पहला न कर है और दूसरा न के है।
अब उसको हिंदी में देखिए, फिर आ करके पूजा करना। हालांकि ऐसे प्रयोग आजकल भाषा में कम हो रहे हैं। अब आ करके, जा करके, खा करके ऐसा नहीं बोलते हैं, हम सीधे बोलते हैं आकर, खाकर, जाकर। लेकिन ये भाषा का एक पुरानी भाषा का तरीका है, आ करके, ये उसके लिए आई ना न, कर के लिए न और के लिए न। और ये लिखेंगे इसको हम एक ही शिरोरेखा में, इसको हम अलग अलग करके नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो अर्थहीन हो जाएगा। आई न पूजा करके, आ करके पूजा करना, ये यहाँ पूर्वकालिक क्रिया है, यहाँ इसका प्रयोग होता है। अब निमाड़ी में भी ये बार बार न बोलने की प्रवृत्ति धीरे धीरे घिस करके कम हो रही है। पहले आपने देखा होगा तुम न, हम न, खास करके पूर्वी निमाड़ी में, खंडवा क्षेत्र के इधर इतना ज्यादा न बोलते हैं लोग, और उसमें बहुत सा वो अनुकरण की वजह से, समझने के कारण 3-3 जार, मैंने 4-4 जगह न लोगों को उपयोग करते हुए देखा ध्वनि में। वर्तनी में तो करते नहीं, समझ अभी वहां वर्तनी तक नहीं बात आई है, लेकिन ध्वनि में तुम न, हम न, उन न। लेकिन ये शब्द इतने बार न नहीं है, वो सिर्फ ध्वनि का गूंज है। इस वजह से हमें ऐसा लगता है जैसे उन न, एक शब्द उ न, उसमें उन तो उस व्यक्ति के लिए है और न है तो उसमें हमने विभक्ति लगाई है, मतलब उन्होंने, उन्होंने, ओना, उसने। लेकिन जब हम उच्चारण करते उन्न, तो उसमें क्या है कि न की गूंज दूर तक जाती है, तो गलती से कभी कभी हम उन्न न 3 बार, 2 बार आधा, और फिर 1 बार ऐसा लगा देते हैं। ये सब गलतियां हम उसमें करने लगते हैं। यहाँ पर निमाड़ी में भी अब बहुत सरलीकरण हो गया है। देखो, हाथ धोई न रोटी खा, ये ठीक है, जैसे आई न कहो वैसा ये शब्द सही है, लेकिन अब उसका निमाड़ी में धीरे धीरे, नई निमाड़ी में, आजकल की विकसित निमाड़ी में इसके प्रयोग में से एक न हट गया है। हाथ धोई न, धोई न, अब पहले न हमने कर के लिए उपयोग किया था, तो अब निमाड़ी में हम न की जगह कर का प्रयोग करने लगे हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कोई ऐसा सोच के नहीं बोलता है, लेकिन भाषा मैंने बताया ना कि लोक में बनती है, और मुख सुख के कारण वो कठिनता से सरलता की ओर आगे बढ़ती है। तो धोई न की जगह धोई करी ना, हाथ धोई करी ना रोटी खाजे भाई, अपन कहते हैं कि नहीं? पहले वो हाथ धोई न करते थे, अब उसका अर्थ एक ही हुआ, धोई न कहो या करी न कहो। तो करी न, धोई करी न, ये करी है तो न की जगह आ गया। इस प्रकार से ये हमारा न का विलंबित अ का प्रयोग था। चौधरी जी, थोड़ा टोकना चाहूंगा आपको। हाँ जी, सिर्फ ये बोले कि हाथ धोई न रोटी खा, हाँ, धोई न रोटी खा, नना लिखने की जरूरत नहीं है, हाथ धोई न रोटी खा, हाँ, या हाथ धोई, या आपने जो करी बाद में लिखे कि हाथ धोई करी न, हाँ, तो करी न भी लिखे तो भी बात तो सामने वो आ जाएगी उससे। बिल्कुल आई है ना, ऊपर देखो ना, ये है ना, हाँ, ये दिया है ना, जाई न, जल्दी जाई न, जाकर आओ। ये भाषा ऐसी चल रही है, ये सरल भाषा है, मतलब कि भाषा हाँ, में विकास होता है। ये देखो हो गई, निमाड़ी में भी हो गया। हाँ, मैं पीछे ये समझा रहा हूँ नीचे लिख करके कि ऐसा भी चलता रहा है, ये भी सही है, लेखन में ये भी सही है, लेकिन व्यवहार में धीरे धीरे हम सरलता की ओर बढ़ रहे हैं, और भाषा सरल होती है और लोग ही उसको करते हैं। देखिए हो गया ना, जाई ना। हाँ, ठीक। लेकिन इसमें और उसमें अब टेक्निकली थोड़ा देखो तो फर्क तो है। धोई करी ना, इसमें है तो 2 बातें हो गई, धोने की एक क्रिया अलग हो गई, और वो कार्य तुमने कंप्लीट कर लिया तो वो कार्य के बाद में। तो अभी इतनी गहराई से भाषाएं नहीं बोली जाती है, क्योंकि भाषा माध्यम है। भाषा अपने आप में कोई एक रुकने का ठहराव नहीं है, हमको उस माध्यम से अपनी बात कहना है। बात कहना इंपॉर्टेंट है, अपनी बात आप तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। भाषा महत्वपूर्ण उतनी नहीं होती है बोलने वाले के लिए, लेकिन लेखन में हमको उसको ध्यान देना है। इस वजह से ये उदाहरण के लिए समझाया मैंने, और उसको मैंने इस तरह से हाईलाइट भी किया है कि ऐसा बोला जाता था, और सही वो भी है। लेकिन अब ये जो ऐसी बात हो गई, ये अभी आपने देखा होगा कि जैसे हमारे हिंदी में इंग और य, ये 2 वर्ण जो हैं, क ख ग घ,
इंग, ज, ये आखिरी की दो वर्ण अब हिंदी की वर्णमाला से विदा हो गए हैं। हिंदी की वर्णमाला में नई पुस्तकों में ये वर्ण नहीं है। ऋषि का री भी नहीं है। क्षत्रज्ञ शब्दों को भी हटा दिया है। ऐसा नहीं कि हट गई है, लेकिन उसका वर्तनी में प्रयोग के दूसरी विधियां तय हो गई है। तो ये भी इसी को बोलते हैं कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है, और हमें उसको बिल्कुल उसके विकास को ध्यान रखना है, उसके हिसाब से करना है। पंचमाक्षर हटा दिए गए ऐसा? हाँ, वो हट गए ना। अभी आप कोई भी वर्णमाला देखो हिंदी की, आज की बता रहा हूँ, जो आज के 50 साल पुरानी छपी हुई किताबों को छोड़ दो, हाँ, पिछले 30-40 साल में जितनी किताबें छपी है ना, अच्छी क्वालिटी की जो किताबें छपी है, आम आदमी जो जिनको समझ नहीं, उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, जो केंद्रीय संस्थान है, जो अच्छे पब्लिशर हैं, उनकी सबकी उसमें वर्णमाला में कहीं पर इंग और यह शब्द नहीं है। इंग और यह शब्द हट गया है, उसकी जगह पे अनुस्वार शब्द आ गया है। अनुस्वार शब्द नहीं, मतलब उसका प्रयोग आ गया है। ध्वनिया नहीं हटी है। गंगा को आप गंगा ही कहेंगे, लेकिन पहले ग के बाद में इंग और ग आधा लिखते थे, अब ग के ऊपर बिंदी लगा करके गा लिख देते हैं। वो अनुस्वार हो गया है, लेकिन ध्वनि वही की वही है। गंगा को गंगा ही बोलेंगे। ध्वनि आप, मैंने कहा ध्वनि आप बदल नहीं सकते हो, वर्तनी को सरल कर सकते हैं। और बहुत बड़ी गहराई की बात है, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं और कई वर्षों से माथा पच्चियां चल रही है, अभी भी उसका अंत नहीं हुआ है। अभी भी उसका अंत नहीं हुआ है, अभी भी काम चल रहा है। तो ये हम तो अपनी निमाड़ी की खास करके इन बातों में कहेंगे, ये सब समस्याएं निमाड़ी में उतनी नहीं है, बहुत सरल है। इसीलिए मैंने जोर दे की बात कही है कि निमाड़ी प्रांजल भाषा है, परिनिष्ठ तो है ही, प्रांजल भी है, मतलब सरल समझने में है। ये बात अलग है कि हमने आज तक उसको कभी ध्यान नहीं दिया है। हमने कभी ऐसी कोई क्लासेस चलती नहीं है भाषाओं की, लोक भाषाओं की। अगर ये होता घरों में, अगर हम एक दूसरे को कहते बताते तो बहुत पहले समझ गए होते। अभी भी समझने में सरल है, उपयोग में सरल है। अभी हम जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। एक अक्षरी शब्दों में हम इसका प्रयोग करते हैं। ये शब्द है द, जिसको कि दे के रूप में काम लेता है। मका प्रसाद द, मका पानी द, प माथा प, घड़ोची प, खाट प, म ल महाराष्ट्री ल, एकासी मतलब न यानी और। इस प्रकार के एक अक्षर शब्दों में भी हम ये विलंबित अ का प्रयोग करते हैं। उसके प्रयोग के मैंने वो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, ये उनका सब विवरण है। संबोधन कारक में इस पे उस दिन भी बात हुई थी पिछली बार कि भाई न होने, जब हम संबोधन कारक में संबोधन को बहुवचन में कहना चाहते हैं तो वहां पर हम ये विलंबित अ लगा देते हैं। भाई न होनी, बहन न होनी, छोरा न होनी, छोरी न होनी, ऐसा करके संबोधन हम इसमें लगाते हैं, तो ये बहुवचन बन जाता है जब ऐसा बनाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के रूपों में, भाववाचक संज्ञा के क्रिया रूपों में, भाववाचक संज्ञा की क्रिया कैसी है? संज्ञा शब्द यह है, यहाँ अभी देखने में बड़ी मजेदार बात है। इसमें भी लूट शब्द है, इस वाक्य में भी, इस वाक्य में भी लूट शब्द है। यहाँ के लूट शब्द में विलंबित अ नहीं है, यहाँ के लूट शब्द में विलंबित अ। तो इस वजह से ये शब्द जो है ये क्रिया का रूप बन गया है, और ये शब्द इधर जो है वो संज्ञा का रूप है। ये शब्द को पहचानने में बड़ा सरल होता है कि जहां हमने अभी पहले बात भी कही थी कि जहां हम विलंबित अ लगाते हैं, समझो वो क्रिया का रूप होता है, अधिकतर वो क्रिया का ही रूप होता है। अभी देखो, केतरी लूट मचीज, मतलब कितनी लूट मची हुई है। ये लूट जो शब्द है ये हमारी संज्ञा है। यहीं पर हम एतरो मत लूटरे भाई, लूट शब्द वही है, लूट। अब हमने विलंबित अ लगा दिया, वर्तनी बदल गई, उसके आगे ये लग गया, ध्वनि बदल गई, ये इसको हमने लूट बोला, उसको हमने लूटा बोला, और फिर ये है तो संज्ञा हो गई और ये तो क्रिया हो गई। इस तरह से ये हमें विलंबित अ है तो व्याकरण के अलग अलग रूपों से कैसे परिचित कराता है। ये बहुत ठोस इसका भाषायिक अध्ययन है जो हमें बताता है कि भाषा में कितनी गहराई है।
खूब मीठा बोल छे, ये बोल खूब मीठा बोल छे, यानी ये हमारे शब्द है, कितने मीठे शब्द हैं। वायडो मत बोलो रे, मतलब कठोर बातों का, कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो, मत बोलो। बोलो मतलब बोलो, ये मत ऐसा करो, ये हो गई क्रिया। एक्चुअली ये बोल जो है बोले, क्योंकि आगे रे आया है, वायडो मत बोले रे, तो उसको हमने बोला कर दिया। वही मैंने बताया था, एकारांत अगर हिंदी में है तो समझ लो वहां हमको ये लगाना पड़ेगा, विलंबित। सामान्य भविष्य काल की क्रियाओं में इसका प्रयोग हम करते हैं। ये सामान्य भविष्य काल, तू झूलगा, तू झूलग, दोनों रूप हमारे यहाँ चलते हैं। झूलगा झूलगा, छोरी झूलती होएगा, छोरी झूलती होएगा। जहां होएगा है वहां पर आपका ये नहीं लगेगा। यहां देखा आपने, होएगा शब्द में विलंबित अ नहीं लगा हुआ है, झूलगा शब्द में लगा हुआ है। यह इसकी और भी बारीक गहराई में जाने की जरूरत है। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि भविष्य काल में इस तरह से हम उपयोग में लेते हैं। होएगा, लेकिन गा करेंगे तो उसके बाद में नहीं आएगा। गा से पहले आया हुआ है यहाँ पर, गा के बाद में नहीं आएगा। प्रेरणार्थक क्रिया भी होती है, तू लिखाड़ेगा, तुम लिखवाओगे, इसमें प्रेरणा जैसे आती है, इस प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। तो लिखाड़ेगा म ड़ का बाद में है, गा से पहले है। तू लिखाड़ा ग, ये जो हमारे दूसरा रूप है निमाड़ी का, ग का है, तो यहाँ गा से पहले है, यहाँ ग के बाद में भी है, क्योंकि ग हमेशा इसके साथ में आता है। और गा के बाद में नहीं लगेगा, क्योंकि आकारांत के बाद में हम विलंबित अ नहीं लगाते हैं, हमने पहले देख लिया है। आकारांत में नहीं लगेगा, सिर्फ अकारांत जो है ग है वही लगेगा। तो यहाँ लिखाड़ा गा, लिखाड़ा ग, वो गाड़ी भगाड़ा गा, वो गाड़ी भगाड़ा ग, ये हमने किया। अभी आपके मन में कोई प्रश्न क्यों नहीं आ रहा है? इस उदाहरण को देखने के बाद में आना चाहिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आया है तो मुझे लगेगा कि आपने इससे 2 पेज पहले वाली बात को ढंग से सुना है और समझा भी है। बताइए, किसी के मन में प्रश्न आ रहा है इस वाक्य में जो प्रयोग हुआ है विलंबित अ का, शब्द के अंदर जो प्रयोग हुआ है, ये यहाँ पर या यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है, इस प्रयोग को देख के आपके मन में एकदम से प्रश्न गोली के समान दागना चाहिए आपको। मैं बता देता हूँ आप प्रश्न क्या होगा आपके तरफ से। इसमें ये लिखाड़ के बाद अकारांत जो स्वर है उसके कारण लगा है वो लिखाड़ ग बगाड़। हाँ, मैं बताता हूँ कि यहाँ क्या प्रश्न आना चाहिए आपके तरफ से, खास करके आपके तरफ से ज्यादा आना चाहिए था। वो देखो, अभी 2 पेज पहले मैंने ये 9वां सूत्र है, पहला ही सूत्र बताया था कि विलंबित अ सिर्फ अकारांत में ही लगता है, और आपको कहा था कि इसको दिमाग में भर लो, 2 एकम 2 2 2 4 पहाड़ा कर लो। अकारांत है, जिस शब्द के आखिरी में अ है, अ की ध्वनि आती है, उसमें लगता है। और दूसरा सूत्र बोला था कि ये शब्द के बीच में नहीं लगता है, ये शब्द के अंत में ही लगता है। अंत बोला था ना कि शब्द के अंत में लगता है, शब्दों के बीच में विलंबित अ का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन वहां एक बात भी ये भी कही थी कि प्रायः भी बोला था, मतलब 90% ऐसी बात होगी यहाँ पर कि 90 या 95% कि जहां हम इसका प्रयोग अंत में करते हैं, बीच में नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ ये शब्द है लिखाड़ ग, अब ड़ जो है इसके बाद में आया है, अंत तो ग है, ग के बाद में लगा, ये तो ठीक है। ये ड़ के बीच में, ये शब्द के बीच में आ गया, और यहाँ पर लिखाड़ गा, यहाँ अंत में तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ बीच में है, तो ये कैसे आ गया, जबकि ऊपर एक सूत्र दिया था कि बीच में नहीं होता है। ये प्रश्न आपकी तरफ से मैं बोल देता हूं और उसका उत्तर भी देता हूं।
ये जो हमने लिखा है लिखाड़गा, इसमें शब्द लिखाड़गा नहीं है, ये पद है, और लिखाड़ के बाद में ये गा जो है भविष्य काल का प्रत्यय लगा हुआ है। शब्द सिर्फ है लिखाड़, लिखवाना, और वो गा जो है वो प्रत्यय लगा है, तो शब्द के आखिरी में ही लगा हुआ है वो लिखाड़, लिखवाए, लिखाड़ यानी लिखवाए, शब्द तो लिखाड़ है, तो इसलिए शब्द के अंत में ही लगा है। उसके बाद में ये है भविष्य काल का प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए हमें लगता है कि ये लिखाड़ गा ये बीच में आ गया है, ये वास्तव में बीच में नहीं है, गा एक प्रत्यय है। ये प्रश्न होना था, इसका उत्तर भी है। आगे चलते हैं। अब आखिर में इतनी माथापच्ची के बाद में कहाँ नहीं लगाना चाहिए उसके मैंने ये कुछ वाक्य, ये शब्द बना दिए हैं। ये जो चीजें विविध है, इनमें ये हमको नहीं लगाना है, यहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र क्या लिखा है कि इस तरह विलंबित अ का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये 10वां सूत्र है, इस तरह प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और कौन कौन से, दौड़ज ये बीच में आ गया, यानी जो एक सहायक क्रिया के बीच आ गया दौड़ज, और यहाँ दौड़ज के बाद में जो में भी, ये मैंने शब्द कुछ ही दिन पहले अपने पूरे ग्रुप में से लिए हुए हैं, किताबों में से लिए हुए हैं, अपने लेखों के लिटरेचर मतलब उनके साहित्य में से लिखे हुए हैं। दौड़ज और बाद में दौड़ज, नवाड़ज, गावज, आवज, ठंडक, पुत्र, बंड, भागगा, ढेड़, ओण, पण, इन्नी, लुपझुप, हुई, चूं, बी, सी, ये सब आप पढ़ भी रहे हैं, मैं बता रहा हूं। वका, अव, ये अ के ऊपर ये बिंदी है और अ के ऊपर चंद्र बिंदी है। फरर, फरर, ये अभी कल या परसों ही मैंने देखा है कहीं पर, फरर, फरर, इसके बाद में जो लगा हुआ है रई और सट्ट, ये 3-4 शब्द अभी कल ही कहीं देखे। ये जो चीजें हैं इनको एक बार ध्यान में निगाह में उतार लीजिए, ऐसे शब्दों के बीच में इसका प्रयोग नहीं होता है। ये हमने प्रसंगवश अभी बहुवचन की बात कर ली थी। अब जितने हमने ऊपर नियम बताए हैं उनसे हट करके एक छोटे से 1-2 प्रयोग और हैं जहां विलंबित अ का प्रयोग होता है। अभी तक तो हमने आकारांत की बात करी थी, जहां शब्द के अंत में अ ध्वनि आती है वहां लगाते हैं, और सारे रूप हमने उसी के देखे। एक और जगह है जहां विलंबित अ का प्रयोग होता है, जहां अ नहीं है और उसका प्रयोग होता है, उसके मैंने यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण भी बताए हैं कि मुख सुख के चलते, ये मिसेलेनियस जैसा अपन बोलते हैं विविध, हकार का लोप होने पर विलंबित अ का प्रयोग किया जाता है। हकार यानी ह की ध्वनि, आपको जब भी सुनने को मिलता है आकार, बकार, जकार, मतलब कि उस वर्ण की ध्वनि है, हकार यानी ह की ध्वनि। तो मुख सुख के चलते बहुत से शब्दों का लोप भाषाओं में होता है, सभी भाषाओं में होता है, निमाड़ी में भी हुआ है। और निमाड़ी में सबसे ज्यादा ये जो प्रयोग है ये वहां होता है जो कि ग्रामीण क्षेत्र है, जो अन्य भाषाओं से घिरे हुए क्षेत्र है, जहां विविधता है भाषा के बोलने वालों के बीच में, वहां पर इनका प्रयोग हर भाषा में इस प्रकार से होता है, निमाड़ी में भी है वो। अब लोप कहाँ कैसा होता है, जगह जगह, जगह शब्द को हम जगह बोलते हैं, अच्छी जगह लेकिन बैठांगा भाई, ये तो जगह ठीक नहीं है, हम जगह को जगह बोल देते हैं, ह का लोप हो जाता है। लेकिन जब लोप होता है तो वहां हम विलंबित अ लगाते हैं। अगर विलंबित न लगाएंगे तो ये जग हो गया, ये तो पानी पीने वाला अंग्रेजी का शब्द हो गया, ये जगत वाला भी शब्द हो गया, तो ह को हटाया और हमने विलंबित अ लगाया, जगह। उसी तरह से 3-4 शब्द में उस पंक्ति में पहले दिखा देता हूं। तरह, कितना तरह का लोग छे वहां, कितना तरह की शाक भाजी न छे बाजार में, तरह हम बोलते हैं, ह को हटा देते हैं। वास्तव में ह वहां पर है लेकिन हम उसको बोलते नहीं है। रहेज, असली शब्द र यज, ह
आधा और यह है रहेज। लेकिन धीरे धीरे वो घिसते घिसते रहेज हो गया, हम एक ही मात्रा आ गई रहेज। अब वो है भी एक ही मात्रा जो वो य का हमें बोध कराता था, य का ए हो गया था रहेज, वो भी खत्म हो गया। अब है तो रज, यहाँ तो ऐतराज लोग रहेज भाई, वो हम ह और य दोनों को मुंह के अंदर खा जाते हैं। लिखने वाले को ऐसा लिखना चाहिए तो अच्छी बात है, और नहीं भी लिखे तो ये भी लिखेगा तो बात यही है, ध्वनि वही की वही है। लेकिन हमने ह की जगह पर यहाँ पर र कर दिया। अब इसलिए शब्द के बीच में हमारा ध्वनि आ गई है, मतलब लेखन में हमने कहा था ना शब्द के बीच नहीं लिखते हैं, लेकिन ये हमने यहाँ लिखा है वो इसलिए कि हमने उसको ह का अंत कर दिया है, ह का लोप कर दिया है, उसके स्थान पर ये खंडाकार कर दिया है, तो ये रज। ऐसा इसका प्रयोग निवाड़ी में 3-4 जगह मुझे देखने में मिला है, तो मैंने उसको भी विशेष रूप से इसमें अंकित किया है। अब खास करके ये जो र और ह वाली बात है, इसका प्रयोग हमारे संख्या शब्दों में होता है, और वो भी 12 से लेकर और 18 के बीच में होता है। 12 को हम 12 का मान, 12 शब्द है उसको 12 का मान, 12 लोग, 12 घर, 12 बजिया, लेकिन हम 12 को 12 भी बोलते हैं। 12 बजे आओ जे भाई, 12 बजे चलांगा, तो हमने यहाँ पर 12 को 12 कर दिया, 13 को 13 और 13, 3 13 9 18 13 कर दिया। उसी प्रकार 14 को 14, 15 को 15, 16 को 16, 17 को 17 और 18 को 18। ये वो स्थान है जहां पर कि हम विलंबित अ का प्रयोग करते हैं। ये अतिरिक्त कुछ चीजें हैं। ये मैंने जो आज के लिए एक पाठ में आज के पाठ में 2 विषयों को लिया था। एक विलंबित अ, तो विलंबित अ का संक्षिप्त में वर्णन किया है मैंने। अब एक उससे संबंधित ही है, लेकिन इसका संबंध और दूसरी चीजों से भी है। बहुरूपिया न की बात है। यदि सब लोग चाहेंगे तो इसमें फिर कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे। अगर चाहेंगे तो उसको लेंगे, नहीं तो उसको अगली क्लास में भी ले लेंगे। ये है बहुरूपिया न की बात है। क्योंकि इसमें भी विलंबित अ है, तो विलंबित अ की थोड़ी सी बात बहुरूपिया न की कर सकते हैं। बहुरूपिया न वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन विलंबित अ से जुड़ी हुई उसके बातें सिर्फ 2-3 है। तो हम बहुरूपिया न का विलंबित अ के साथ में प्रयोग की वाली बात भी कर सकते हैं, या उसकी बात को हम अगले क्लास में भी ले सकते हैं। क्योंकि बहुरूपिया न की जब बात करेंगे तो वहां अयोगात्मक और वियोगात्मक शब्दों का बहुत उपयोग आएगा, उसके संदर्भ भी आएगा। उसमें भाषा में वाक्य बनाने में हमें बात समझ में आएगी। तो वो उसका आधा प्रयोग हम तब कर सकते हैं, आधा आप कर सकते हैं, या चाहे तो सब पूरा प्रयोग बाद में कर सकते हैं। पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए। बोलते ही वैसे 5 बजने वाले हैं, चाहे तो हम इसको बंद करके 5-7 मिनट वैसे भी गपशप लगा सकते हैं, चाहे तो ये कर सकते हैं। कर्मा जी सब लोग ने देख लो मकाई कहे काई लिखा ओका बाद में आपण का बोलो भाई, कर्मा जी छे कि गया चाय पीना? यहाँ छे। हाँ बोलो, चाहो तो और 15 मिनट, और नहीं चाहो तो फिर अगली बार। एक मैसेज आया अगले संडे को। हाँ अगले संडे को। हाँ बोलो। एक मैसेज आया कि अगला रविवार देख ले वहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप समय से हमको मालूम है वो केलेंग से आयो होगा। हाँ समझे वो मकल लक्ष्मण के सब खुद आई गए वाले। कोई बात नहीं, अगली बार में भी ले लेंगे, ओके बिल्कुल अगली बार में ले आऊंगा। तो अभी कर्मा जी आप स्ट्रीमिंग बंद कर दो। हाँ ठीक है।